साथियों, फाइनली आप सभी की भारी डिमांड पर इस समय हम लोग महामैराथन की सीरीज के माध्यम से जो करंट अफेयर्स हो या जनरल स्टडीज सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आपसे बात करूंगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इस समय हम लोग करंट अफेयर्स को, अभी तक जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया। आगे के आने वाली 3 क्लासेस के माध्यम से अभी तक जितना भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स को पढ़ा है उनमें से जो सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका हम रिवीजन करने वाले हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सभी की डिमांड थी कि सर इस क्लासेस की PDF चाहिए। बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि हमें मॉक टेस्ट चाहिए। तो भैया आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार तोहफे के रूप में ऐप पर सब कुछ मात्र 49 में, जी हाँ, पूरा कंप्लीट ब्रह्मास्त्र बैच जो आपके लिए बहुत सेलेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PDFs और मॉक टेस्ट का कलेक्शन है, जिसको बिल्कुल मॉक टेस्ट को माइनस मार्किंग और आपकी एग्जाम ओरिएंटेड जो है तैयार कर किया गया है। वो सब कुछ आपको मात्र सिर्फ 49 में दे दिया गया है। तो भैया जाओ, जो मौका है उसका लाभ उठाइए। और इसके साथ साथ शाम के समय, इस समय जो है जनरल स्टडीज चल रहा है, तो जनरल स्टडीज में अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम तक ये सारी श्रृंखलाएं चलती रहेंगी। आइए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भैया, मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी, वह किस कंपनी की चेयरपर्सन है, ठीक है। इन मार्च 2025 रोशनी नादर मल्होत्रा became India's richest woman. She is the chairperson of which company? जी हाँ, आंसर करें। मैं भाई आपको कहता हूं कि आंसर आप जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आंसर आपको पता ना हो, मेरे बताने की बात करें, लेकिन आंसर बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी। मेरे भाई यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है क्या? ये है HCL टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, HCL टेक्नोलॉजीज ये मतलब ये क्या है, उसकी चेयरपर्सन है, ठीक है। अगर हम बात करें रोशनी नादर मल्होत्रा का, इनका जन्म कब हुआ भैया? 1982 में। कब हुआ? 1982 में। वो मल्होत्रा शिव नादर और किरण नादर की इकलौती संतान है। अगर हम बात करें मल्होत्रा शिव नादर का, तो वो कौन है? वो जो है HCL के संस्थापक हैं, ठीक है। और इनको, यानी अगर हम बात करें ये रोशनी नादर को HCL कॉर्पोरेशन और वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट में अपने पिता शिव नादर की लगभग 47%, कितने? 47% हिस्सेदारी प्राप्त हुई। और इस हिस्सेदारी के कारण भारत के अरबपतियों की रैंकिंग में वो शामिल हो गए, ठीक है। अब हमको आपको तो नहीं मिलेगा भैया इतना बड़ा स्टेक, लेकिन यह है कि उनको मिला और अरबपतियों में शामिल हो गए, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। चलो भाई आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये है, केंद्र सरकार ने GDP गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष बना? बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मेरे भाई। देखना, व्हिच फाइनेंशियल ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द न्यू बेस ईयर ऑफ GDP कैलकुलेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2020, 21, 22, 23, यानी 23, 24, 24, 25। आंसर क्या है? कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका 2022 और 23, ठीक है। क्या है? 2022 और 23, ये है आपका सही विकल्प। जी हाँ मित्र, आप जानते हैं आपका ऐप आ चुका है एप्लीकेशन, मतलब प्ले स्टोर में। अब इसी चैनल के नाम से, यानी प्रमोद पाल GIC टीचर नाम से आ चुका है, ठीक है। आप लोग उसको डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद आप जो है इस मटेरियल को वहाँ पर प्राप्त करिए, इनकी PDFs को प्राप्त करिए, टेस्ट को प्राप्त करिए, क्विजेस प्राप्त करिए, सब कुछ अब आपको बहुत जल्द बहुत व्यवस्थित तरीके से वहाँ पर मिलने वाला है। तो आप जो है उसको डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें 2022 जो है अब GDP गणना के लिए आधार वर्ष बनाया गया है, ठीक है, 2022-23 को, ठीक है। तो इतना आप इसके संबंधित जाने। इससे पहले वर्ष 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी अगर हम बात करें CSO माने सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है। CSO माने सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस ने आधार वर्ष क्या बना था, ठीक है, 2004-05 बना था। 2004 एवं 2005, मतलब 2004-2005 माना था, ठीक है। तो इतना आप जाने। अब उसके बाद 2004 और 5 को बदल करके 2015 में क्या कर दिया गया था? 2011-12 कर दिया गया था। अब इसको बदल करके क्या कर दिया गया है? 2022 और 2022-23 वाला सत्र, ठीक है। तो इतना आप इसको समझते रहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो है इसका ये क्या होता है, क्यों माना जाता है? तो आधार वर्ष वह बेंचमार्क
होता है जिसके संदर्भ में जीडीपी, सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी, यानी अगर हम बात करें तो जो जीडीपी का मापन होता है उसी के आधार पर होता है। निर्माण जैसे राष्ट्रीय आंकड़ों की गणना करना, ठीक है। जीडीपी किसी देश की उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों को दर्शाता है। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स वाली क्लास में समझा हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें जीडीपी, दो प्रकार, एक नॉमिनल जीडीपी, दूसरा है रियल जीडीपी, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पर समझते रहें। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये है व्हिच वेपिंग और मतलब तंबाकू, वेपिंग और ई सिगरेट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जो है स्ट्रिक्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ये देखो बहुत बड़ा नियम है, ठीक है। व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू जो इम्पोज अ जनरेशनल बैन ऑन टोबैको, वेपिंग एंड ई सिगरेट, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो जहां पर दुनिया के देश इसको प्रमोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे उनकी इनकम ज़्यादा होती है, जो है आय बढ़ती है देश का। लेकिन एक ऐसा देश जिन्होंने इसको जो है क्या किया है, बैन कर दिया। देखो म्यांमार है, मालदीव है, भूटान और नेपाल है। कौन सा भैया, आंसर करना है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है मालदीव। कौन सा, मालदीव। जी हाँ, ये है आपका सही आंसर। रटे रहिएगा, याद रहिएगा, रात रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यह प्रतिबंध कब लगा, 1 नवंबर 2025 को। कब, 1 नवंबर 2025 को, ठीक है। चलो भाई, अगर हम बात करें जो है यह तंबाकू, वेपिंग और ई सिगरेट सभी पर लागू किया गया है। जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे व्यक्ति ना तो तंबाकू खरीद सकता है, ना उपयोग कर सकता है, ना उसकी बिक्री कर सकता है। मतलब आप समझिएगा बात को, 2007 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है भैया तो छुओ ना उसको, ठीक है। पापा भले बेच सकते हैं लेकिन तुम नहीं बेच सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और वेपिंग उत्पादों के आयात, वितरण और उपयोग पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ बोल्ड स्टेप टुवर्ड अ स्मोक फ्री फ्यूचर, ठीक है। चलो भैया आगे देखो अगला क्वेश्चन, माँ से बच्चे में HIV, HPV और सेफिल्स के संक्रमण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है, ठीक है। आंसर करना है। व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, HPV एंड सेफिल्स। भारत, जापान, मालदीव, इंडोनेशिया। आंसर कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो कौन है, मालदीव। क्या है, मालदीव। जी हाँ, अगर हम बात करें WHO ने अक्टूबर 2025 में, किसने, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अक्टूबर 2025 में यह घोषणा की है कि ट्रिपल मतलब इसको क्या बोला है, ट्रिपल एलिमिनेशन कहा है, ठीक है। इसमें HIV और हेपेटाइटिस B और सिफिलिस शामिल हैं, ठीक है। तो इसको इतना समझते रहे, हेपेटाइटिस B है इसका मतलब, ठीक है। और ये अनाउंस ये किसने किया है, मालदीव के संदर्भ में, ठीक है। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन, ब्रेन ईटिंग अमीबा का नाम क्या है जिसके दुर्लभ मामले केरल में सामने आए हैं। आंसर करना, फटाफट आंसर करते रहिए भैया। देखो वीडियोस बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर किया करें। ये एक बहुत ही सूझबूझ के साथ जो मैंने ये प्रैक्टिस आपको दे रहा हूँ, पिछले 1 साल के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, उनको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। तो इस श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार अपेक्षित है, आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रेन ईटिंग अमीबा, यहाँ पर हुज रेयर केस वर रिपोर्टेड इन केरला, ठीक है। आपको देखना यहाँ पर है केरला ईटिंगल फाउरी, ठीक है, नेगलेरिया फाउलेरी और निगोरिया निबोकारी, इनमें से कोई नहीं। भैया बताओ, ये देखो थोड़ा बायोलॉजिकल ये वर्ड्स हैं, थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका, ये है बी आंसर, नेगलेरिया, ठीक है, फाउलेरी, ये है आपका सही आंसर, ठीक है। अगर हम बात करें अगस्त 2025 में केरल के कोझिकोड, कौन सा, केरल के कोझिकोड और मलप्पुरम जिलों में मामले सामने आए हैं और एक 9 वर्षीय बच्चे की इससे मृत्यु भी हो गई है भैया। 3 महीने के शिशु सहित अन्य लोग इससे संक्रमित हो गए और यह पहला जो है अमीबिक और मेनिंजोएन्सेफलाइटिस नामक रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। और यह अमीबा गर्म ताजे पानी में पाया जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। और इनकी PDF चाहिए तो भैया
टेस्ट चाहिए और सारा कंप्लीट मटेरियल चाहिए तो ऐप पर चले जाइए और आराम से, ऐप का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आराम से डाउनलोड करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मलेरिया के खिलाफ स्वदेशी टीका किसने विकसित किया? देखिए यहाँ पर, हु डेवलप एन इंडिजियस वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया। ठीक है, देखिए ICMR ये संस्थान है भाई। ठीक है, ICMR RMRC, ठीक है, ICHR RMRC, ठीक है, एम्स RMRC, जाइडस और RMRC। तो बताएं भाई इसमें से क्या सही विकल्प होगा? देखिए आंसर करते रहिए मेरे भाई, अगर आपको आंसर ना पता हो तो मेरे बात करिएगा, लेकिन करते जरूर रहिए। ठीक है, इसका जो सही विकल्प है मित्र वो है ICMR। ठीक है, ICMR RMRC। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार किया है जो संक्रमण के साथ साथ उनके प्रसार को भी रोकेगा। ठीक है, इस वैक्सीन का नाम एडफाल्सीवैक्स है। क्या है? एडफाल्सीवैक्स। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, पूछा जा सकता है। ठीक है, इस स्वदेशी टीके को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR और भुवनेश्वर में जो स्थित है क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान RMRC, ठीक है, इन दोनों के शोधकर्ताओं ने मिलकर के तैयार किया है। ठीक है, यह टीका मलेरिया, परजीवी और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के खिलाफ पूरी तरह प्रभावी पाया गया। ठीक है, चलो, इस कंपनियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ICMR ने निजी कंपनियों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, UNIGMA की 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों का प्रतिशत 2023 के 0.11% से घटकर 2024 में कितना रह गया? आपको पता है, जीरो डोज। पहले तो जीरो डोज को आप समझिएगा मेरे भाई। जीरो डोज का मतलब एक ऐसा जो बच्चा पैदा हो और उसको एक भी, जैसे आप जानते हैं कि DTP यानी डिप्थीरिया, टेटनस, वाटसन, इनके तमाम टीके उके लगते हैं ना, बच्चा पैदा होता है तमाम टीके लगने लगते हैं, और जिनको एक भी टीका नहीं लगा उनको क्या कहा जाता है? जीरो डोज। तो वही है, अकॉर्डिंग टू द UNIGME 2024 रिपोर्ट, द परसेंटेज ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रेन इन इंडिया डिक्लाइन ऑफ 0.11% इन 2023 टू व्हाट इन 2024? कितना रह गया आपको बताना सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 0.01%, और उसके बाद 0.06%, 0.09%, 0.109%। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है ये वाला। ठीक है, 0.06%। ठीक है, अगर हम बात करें WHO के अनुसार, सबसे पहले ये इसको आप समझ लीजिए, जीरो डोज क्या कहते हैं? वे बच्चे होते हैं जो मतलब जिन तक नियमित टीकाकरण सेवाएं नहीं पहुंची हैं। ठीक है, या जिन्हें एक भी टीका नहीं लगा। बच्चा पैदा हुआ जो गांव में या कहीं ऐसे पैदा हो जाए जो हॉस्पिटल्स में नहीं पैदा होते, लोग जो है घर वाले अननोन होते हैं यानी नहीं जान पाते या नहीं समझदार होते हैं तो वो नहीं लगवाते, उनकी बात हो रही है। ठीक, इनमें DTP जैसे डिप्थीरिया, टेटनस और पार्टुसिस की पहली खुराक ना मिलने से लेकर अन्य टीकों की उपलब्धता तक शामिल होता है, इसमें जीरो डोज में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में शून्य खुराक वाले यानी जीरो डोज वाले जो बच्चे हैं वो कितना है? वर्ष 2023 में इतना थे 0.11%, लेकिन 2024 में घट करके 0.06% रह गए। ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में जो है एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें 1990 की तुलना में 2024 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की गिरावट आई है, और इसी वजह से तो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, दुनिया में हम टॉप पर हैं। ठीक है, यह गिरावट वैश्विक औसत 61% से कहीं अधिक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत की पहली राष्ट्रीय रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री किन संस्थानों ने बनाई है? बताओ भाई सही आंसर। देखिए यहाँ पर कुछ संस्थान के नाम दिए, उनके हिसाब से बताना। व्हिच इंस्टीट्यूट्स डेवलप इंडियाज फर्स्ट नेशनल रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री? ICMR, NIIH, एम्स, ठीक है, A और B दोनों। तो इसमें सही आंसर बताना मेरे भाई। जो सही आंसर है वो है आपका ये वाला। ठीक है, ये वाला डी आंसर, यानी ये और ये दोनों सही है। अब अगर हम बात करें ICMR, तो इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। ठीक है, NIIH का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी।
जो कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, जिसमें दुर्लभ रक्त समूह वाले दाताओं की पूरी जानकारी रहती है, ठीक है, रेयर ब्लड डोनर, जिससे जरूरतमंद मरीजों को आसानी से खून मिल जाता है, ठीक है, खून आसानी से मिल जाता है। नहीं तो कुछ ऐसे ब्लड वाले होते हैं भाई जिनको खून ही नहीं मिल सकता, तो ये जो है वहाँ पर डाटा उपलब्ध कराता है। यह एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें दुर्लभ रक्त समूह दाताओं की सूची पूरी जानकारी है। इससे जरूरतमंद मरीजों का क्या होता है, उनको ब्लड टाइम पर मिल जाता है। अब इसे भारत सरकार के ई रक्त कोष प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, जिससे सभी ब्लड बैंकों का डेटा एक साथ जुड़ सके। भारत में पहली बार दुर्लभ रक्त समूह वाले मरीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री तैयार की गई है, ठीक है। यह पहल इन्हीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेमेटोलॉजी मुंबई की तरफ से की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना, जिससे बार बार रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, खास करके थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी से जूझ रहे मरीजों को, ठीक है। किस देश ने कैंसर पर mRNA आधारित व्यक्तिगत वैक्सीन विकसित किया जो मरीजों को मुफ्त मिलेगी? विच कंट्री डेवलप्ड एन mRNA बेस्ड पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन टू बी प्रोवाइडेड फ्री टू पेशेंट? अमेरिका, जापान, रूस, चाइना। आंसर करो मेरे भाई। सही विकल्प देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका रूस। क्या है? रूस यानी रसिया। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2025 में कहा कि रूसी वैज्ञानिक जो है कैंसर के लिए टीके बनाने के करीब हैं, जो जल्द ही रोगियों के लिए उपलब्ध होंगे। और द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार दिसंबर 2024 में घोषणा की थी कि उसने जो है कैंसर के लिए एक नया mRNA आधारित व्यक्तिगत वैक्सीन विकसित किया है जो 2025 में रोगियों के लिए मुफ्त उपलब्ध होगा, ठीक है। अगर हम बात करें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वैक्सीन की प्री क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि यह ट्यूमर के विकास और संभावित मेटास्टेसिस को दबाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए भारतीय मूल के किस इतिहासकार की पुस्तक को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 मिला है, ठीक है। विच इंडियन ओरिजिन हिस्टोरिकल ओन द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 फॉर द बुक द बर्निंग अर्थ? क्या नाम है बुक का? द बर्निंग अर्थ, ठीक है। यहाँ पर देखिए सुनील अमृत, गौरी शंकर जो है हीराचंद, यदुनाथ सरकार, अरुंधति राय। मेरे भाई इसका आंसर आप जरूर दीजिए। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है सुनील अमृत, ये है क्या? सुनील अमृत, ठीक है। अगर हम बात करें यह घोषणा ब्रिटिश अकादमी में आयोजित एक समारोह के निर्णायकों की अध्यक्षता प्रोफेसर रेबेका अर्ल FBA ने 22 अक्टूबर को किया। क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। यह पुरस्कार मतलब 25,000 पाउंड का है। इसे दुनिया की बेहतरीन गैर काल्पनिक किताबों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करें 2024 में यह पुरस्कार रास पेलिन को उनकी किताब लैंग्वेज सिटी द फाइट टू प्रिजर्व इंडिजिनस मदर टंग के लिए दिया गया था। वित्त वर्ष 2024-25 की तिमाही जो है तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर में भारत की GDP विकास दर कितनी रही? क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7.1%, 6.2%, 5.4%, 4.3%। व्हाट वाज द इंडिया GDP ग्रोथ रेट इन द थर्ड क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है 6.2%। कितना? 6.2%, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में भारत की GDP विकास कितनी रही है? 6.2% रही है। दूसरी तिमाही की अगर हम बात करें GDP दर 5.4%। कितना भैया? 5.4%, ठीक है। अगर पहली तिमाही अप्रैल मई में जो है GDP विकास दर 6.7% रही, ठीक है। तो इतना आपको जानना चाहिए। यह जो है एक वर्ष पहले समान तिमाही में GDP विकास दर कितना रही? 8.4%, यानी ये 8.4% रही। GDP के प्रोविजनल आंकड़े कौन जारी करता है? कल के डेट में भी हमने डिस्कस किया हुआ था, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी NSO द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 28 फरवरी 2025 को ये आंकड़ा जारी किया गया था, ठीक है। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है इंसेफेलोमायोकार्डिटिस, अरे बाप रे बाप, वायरस EMCV में से भारत के चिड़ियाघर में पहली मृत्यु किस पशु की हुई है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर विच एनिमल रिकॉर्डेड द फर्स्ट डेथ इन इंडियन जू ड्यू टू जो है इंसेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस?
ठीक है। ये है अफ्रीकी चीता, अफ्रीकन पिग, अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकी गैंडा। ठीक है, आंसर करना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं और आपके सामने भी दिख रहा, ये है आपका, देखिए तो ये कौन सा सही विकल्प है, अफ्रीकी हाथी। जी हाँ मेरे भाई, आप जानते हैं जिसका नाम क्या था, शंकर। क्या नाम था, शंकर। और उसकी उम्र कितनी थी, 29 ईयर, 29 साल की उम्र। भैया जवान हो गया था हाथी, ठीक है, बूढ़ा हो गया था भाई। देखिए कुल मिलाकर के अगर हम बात करें यहाँ पर, यह एक कृतक जनित वायरस है। कौन, ये नाम दोबारा ना ले रही हूँ, ठीक है, याद रखना मेरे भाई आप। हाथी का नाम शंकर था और उसकी मृत्यु 29 वर्ष की आयु में हुई। 17 सितंबर 2025 को दिल्ली के चिड़ियाघर में इसकी मृत्यु हो गई और नवंबर 2025 में इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आई है। ठीक है, हाथी नवंबर जो है 1998 में कहाँ से आया था, जिम्बाब्वे से आया था। तो ध्यान रखना, कुछ भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मेरे भाई, तो इसलिए इसके लिए तैयार रहे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को दिया गया एक राजनयिक उपहार था। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो EMCV वायरस पिंकोनर्विडे परिवार का RNA वायरस है। यह शुअरों में गंभीर रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, चलो आपको मैं बार बार कहता हूँ मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन के आंसर पता हो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ना पता हो मेरे बताने की बात करिए, लेकिन आंसर जरूर करिए। और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पर, भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है जो प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी है। विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेसिस्ट जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो यहाँ पर देखिए भैया 4 विकल्प है। पहला है पेनिसिलिन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, और है यहाँ पर देखिए नेफ्रीथ्रोमाइसिन, ठीक है, और पियोसाइनेज। ये है आपका, इसमें से बताना है सही विकल्प। अगर हम सही विकल्प की बात करें तो यह भैया जो है नेफ्रीथ्रोमाइसिन। यहाँ पर 18 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। ठीक है, यह दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों के इलाज में प्रभावी है, विशेष रूप से कैंसर और अनियंत्रित मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है। यह भारत में पूरी तरह विकसित, परीक्षण और निर्मित जो है पहला एंटीबायोटिक अणु है। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग और फार्मा कंपनी वाक हार्ट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, कब, ऑन 18 अक्टूबर 2025 यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्फॉर्म अबाउट इट। चलो भाई आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये है HIV एड्स के बढ़ते मामलों के कारण किस राज्य ने शादी से पहले HIV टेस्ट अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू की। बहुत बड़ा काम, अच्छा काम कर दिया भाई। ठीक है, विच स्टेट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग HIV टेस्ट मैंडेटरी बिफोर मैरिज ड्यू टू राइजिंग HIV एड्स केसेस। बताओ, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय और बिहार। आपको बताना भैया सही विकल्प। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है मेघालय। ठीक है, मेघ का आलय। यहाँ पर अगर हम देखें 28 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य मंत्री माजेल अम्पारेन लिंगदो ने इसकी घोषणा की कि भैया अगर ब्याह करे है तो का करे है। ठीक है, तुम्हें HIV एड्स का रिपोर्ट देख पड़ी। ठीक है, गोवा की तर्ज पर यह प्रस्ताव लाया गया और उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसांग की अध्यक्षता में नीति जो है बैठक हुई और स्वास्थ्य विभाग को कैबिनेट नोट तैयार करने का निर्देश दिया गया। ठीक है, इस तरह इतना आपको जानना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा विकसित मलेरिया के पहले स्वदेशी टीके का नाम बताओ भाई। ठीक है, देखो इस टाइप का, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजियस मलेरिया वैक्सीन डेवलप्ड बाय ICMR। लसिका और वैक्सिया और क्यूडेंगा और उसके बाद एडफाल्सी वैक्स। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये एडफाल्सी वैक्स। जी हाँ, अगर हम देखें यहाँ पर तो भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी ऐसा टीका तैयार किया है जो संक्रमण के साथ उसका प्रसार भी रोकेगा। ठीक है, इस टीके को एल्फाल्सी वैक्स मतलब का नाम दिया गया है। ठीक है, इसे ICMR और भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान RMRC के शोधकर्ताओं ने मिलकर के बनाया है। इस टीके के जल्द उत्पादन के लिए ICMR ने निजी कंपनियों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू की है। विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट योग पॉलिसी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और गुजरात।
तो आप सब जानते हैं भैया, इसमें देखिए सही विकल्प आपको बताना मेरे भाई। और देखिए इस तरीके की जो नीतियां है ना, वो ज़्यादातर कौन लागू कर रहा है? उत्तराखंड सरकार। ठीक है, उत्तराखंड सरकार में इस टाइप की नीतियाँ बहुत ज़्यादा लागू होती हैं। तो अगर मान लीजिए ना पता रहे और कुछ इस टाइप का संबंधित रहे जो कि बीजेपी गवर्नमेंट की प्रमुखता की होती है, तो सबसे पहले नंबर आप उत्तराखंड को दीजिएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि देश भर में 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ठीक है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी और गैरसैंण के जो है भंडारी सैंड में भी योग दिवस आयोजन किया गया। ठीक है, इसी समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब पहली योग नीति लॉन्च किया है। ठीक है, उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को योग और स्वास्थ्य की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी, नई नीति के तहत योग एवं ध्यान सेंटर्स की स्थापना के लिए 20 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी भैया। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। WHO के अनुसार वर्ष 2050 तक दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कैंसर के मामलों और मौतों में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान किया गया है? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द WHO, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन कैंसर केसेस एंड डेथ इज एक्सपेक्टेड इन साउथ ईस्ट एशिया 2050? ठीक है, 75%, 77, 85, 89 आपको बताना है सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है 85%। ठीक है, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2022 में कैंसर के 2.4 मिलियन, कितने 2.4 मिलियन, ठीक है, नए मामले सामने आए, जिससे में जो है 56,000 बच्चे और 15 लाख मौतें शामिल है। WHO के सभी क्षेत्रों में, ठीक है, हमारे क्षेत्र में होठ और मौखिक गुहा, गर्भाशय, ग्रीवा और बचपन के जो है कैंसर के सबसे अधिक मामले आए। ठीक है, WHO का अनुमान है कि 2050 तक नए मामलों और मौतों की संख्या में 85% तक वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने कश्मीर पर अरुंधति राय व नूरानी सहित कई लेखकों की लिखी किताबें पुस्तकों के प्रकाशन पर अगस्त 2025 में प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाउ मेनी बुक्स, यानी कितनी किताबों पर प्रतिबंध लगाया है? तो रिटन बाय ऑथर इंक्लूडिंग अरुंधति राय एंड नूरानी वर बैंड इन अगस्त 2025 बाय जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट 10, 20, 25 और 30। आंसर करना है सही विकल्प। तो सही विकल्प मित्र ये है 25। जी हाँ, जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने कश्मीर पर 25 पुस्तकों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया है। ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इतना आपको जानना है। जिनमें जो है अरुंधति राय और NG नूरानी जैसी लेखिकाओं की पुस्तकें शामिल है। उनका कहना है कि ये पुस्तकें अलगाववाद के प्रचार प्रसार करती हैं। ठीक है, किसका? सरकार का। ठीक है, चलो भाई आगे देखो आज के सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, यानी ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, थ्रू द एजेस को जो है इनमें से किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द बुक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी। आंसर करना भैया सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है अमित शाह साहब। ठीक है, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी जिनका नाम है अमित शाह जी 2 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज किताब का इन्होंने विमोचन किया। इस पुस्तक को 7 खंडों में प्रकाशित किया। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों का इतिहास दर्ज किया गया है। इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर फरवरी 2025 में कौन सी वार्ता हुई? विच राउंड ऑफ टॉक ऑन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम वाज हेल्ड इन फरवरी 2025? आपको बताना 8th, 10th, 12th और 14th। मेरे भाई आपको यहाँ पर आंसर देना है। जी हाँ, अगर देखें तो जो सही विकल्प है वो है 14th। मेरे भाई इन वीडियोज़ को तैयार करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करा करें। ठीक है, और अगर सब कुछ आपको एक जगह चाहिए व्यवस्थित तरीके से तो ऐप पर आप जुड़ जाइए। ठीक है, ये नंबर है। अगर आप यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है 14th यानी 14वें। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार
मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने 24 फरवरी 2025 को FTA वार्ता पुनः शुरू करने की घोषणा की। दोनों देशों के बीच यह बैठक कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में ये बैठक हुई। और उसके बाद अगर हम देखें तो मुक्त व्यापार समझौता जो कि यानी FTA 2 या 2 से अधिक देशों के बीच किया गया ऐसा समझौता होता है जिसके तहत अधिकांश व्यापारिक वस्तुओं पर आयात शुल्क कम या समाप्त किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य गैर टैरिफ बाधाओं को न्यूनतम करना और सेवाओं में व्यापार को सुविधाजनक बनाना और द्विपक्षीय निवेश को बढ़ाना होता है। क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पिछले 1 साल के क्वेश्चन है, आपको अपने एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इनको जरूर पढ़ते रहें, ठीक है। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है जनजातीय केंद्रीय जीनोम अनुक्रमण, ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? देखिए यहाँ पर, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट लॉन्च ट्राइबल फोकस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट? झारखंड, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखें मेरे भाई। जो सही विकल्प है वो है गुजरात। क्या है? गुजरात, ये आपका सही विकल्प है। अगर हम देखें, इस परियोजना का उद्देश्य समझना है कि जनजातीय समुदायों में कुछ आनुवांशिक बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, ठीक है। इसका संबंध अंतर विवाह और सीमित आनुवांशिक विविधता से है, ठीक है। अगर हम बात करें तो 8 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार गुजरात के 11 जिले के 31 जनजातीय समुदायों से DNA जो है नमूने लेकर के, ठीक है, इन नमूने से एक संदर्भ यानी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिससे आनुवंशिक रोगों के निदान और प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, वर्ष 2025 में DRC कांगो में सामने आया इबोला प्रकोप किस प्रकार का रोग था, ठीक है। द इबोला आउटब्रेक रिपोर्ट इन DRC कांगो इन 2025 वाज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज? मेरे भाई देखो, आपको ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। कितना? कम से कम 6 से 7। आप चाहे JDC की तैयारी करें या लेक्चरर की, तो आप इन करंट अफेयर की जो सीरीज है इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए आप इनको बहुत सहज तरीके से देखते रहें और इनको तैयार करते रहें। अगर हम देखें यहाँ पर ये जो आंसर है, द इबोला आउटब्रेक रिपोर्टेड इन DRC कांगो इन 2025 वाज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज? ये बैक्टीरिया है, वायरस है, अमीना है, आपको अमीबा है, और इनमें से कोई नहीं। आंसर करना है। आंसर अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है वायरस। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट आप जरूर करें मेरे भाई। मैं बार बार कहता हूँ, जितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो आप उनको कमेंट में जरूर लिखें, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन लिखने की आदत आपको आपके एग्जाम में जरूर सक्सेस बनाएगी। सितंबर 2025 में DRC कांगो में नया इबोला प्रकोप घोषित किया गया। क्या घोषित किया? नया इबोला प्रकोप घोषित किया गया, और अब तक 15 लोगों, कितने लोगों की? 15 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है भैया। यह देश का 16वां इबोला प्रकोप है, ठीक है। इबोला अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरस जनित रोग है मेरे भाई। मेरे घर के बगल में जो है बिल्कुल एक मैरिज हॉल है, तो वहाँ धूम धड़ाके हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ जा रही होगी, तो हो सकता है आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। देखो ये अगला क्वेश्चन भैया, हु इज ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में 2022 में कुल हेपेटाइटिस मरीज कितने? अब हो सकता है आपको लग रहा होगा यार सुबह में वीडियो मिल रही है तो ये सबरवा ही कौन बजा रहा है पटाखा, लेकिन ये वीडियो रात में रिकॉर्ड होती है, ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर देखें। अभी बारात हो रात आई है। अकॉर्डिंग टू WHO's ग्लोबल hepatitis report 2024, how many total hepatitis patient were there in India in 2022? तो देखिए यहाँ पर 1.98 करोड़, 2.98 करोड़, 3.53 करोड़, 4.98 करोड़। देखो इसी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कंफ्यूज करेगा आपको, तो सही आंसर बताना मेरे भाई। यहाँ पर देखिए 3.53 करोड़। जी हाँ, अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी 2.98 करोड़, हेपेटाइटिस सी 55 लाख, ठीक है। लेकिन ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? ये 3,53 करोड़, ठीक है। ये कुल मिलाकर के WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में 2022 में कुल हेपेटाइटिस मरीज कितने थे? तो 3.53
करोड़। ठीक है। हेपेटाइटिस बी के 50% मामले चीन, भारत और इंडोनेशिया में है। हेपेटाइटिस सी के 50% मामले भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका में है। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जुलाई 2025 में किस अफ्रीकी देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया? विच अफ्रीकन कंट्री वाज डिक्लेयर्ड जो है ट्रेकोमा फ्री बाई WHO इन जुलाई 2005? केन्या, कांगो, घाना, सेनेगल। मेरे भाई बताएं सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका जो है सेनेगल। जी हाँ, सेनेगल ये आपका सही विकल्प है मेरे भाई। अगर हम बात करें, सेनेगल 9वां अफ्रीकी देश बन गया जिसने WHO ने, मतलब जिसको WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। विश्व स्तर पर यह 25वां देश है जिसे यह दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है। WHO के अगर हम महानिदेशक की बात करें तो वह हैं डॉक्टर ट्रेकोस एडनॉम और घेब्रेयेसस ने सेनेगल की सराहना करते हुए कहा कि उसने अपनी आबादी को इस बीमारी से मुक्त करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया है। ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर WHO द्वारा भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया। ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? आपको बताना है। ट्रेकोमा फॉर विच इंडिया वाज डिक्लेयर फ्री बाय WHO अफेक्ट्स विच ऑर्गन्स? तो बहुत सरल है, सब जानते हैं, सामने दिख भी रहा है। ठीक है। तो फेफड़ा, हृदय, गुर्दा, नेत्र। तो सही विकल्प क्या है भाई? नेत्र। जी हाँ, इतनी बड़ी बड़ी आंखें देखो दिख रही हैं, झील सी आंखें आपको आपके सामने दिख रही हैं, तो आप आराम से इसको पहचान सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 29 जून 2025 को मन की बात कार्यक्रम में यह जानकारी दी कि हाल ही में WHO ने भारत को अक्टूबर 2024 में ही ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया था और प्रमाण पत्र भी प्रदान कर दिया था। ठीक है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश है जिसे यह उपलब्धि मिली है। इससे पहले भूटान और नेपाल को भी ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया जा चुका है। ठीक है। ट्रेकोमा एक संक्रामक नेत्र रोग है। ठीक है। यह रोग जो है क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइडिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ये जीवाणु आप याद रखें मेरे भाई, जो है क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। दुनिया भर में अपरिवर्तनीय अंधेपन का एक प्रमुख कारण है, हालांकि इसे रोका जा सकता है। ठीक है। चलो भाई आगे देखो। तेलंगाना के बाद किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए एक कच्चे अंडे से बनी मेयोनीज पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है। आफ्टर तेलंगाना विच स्टेट गवर्नमेंट बैन मेयोनीज मेड बाय रॉ एग साइटिंग पब्लिक हेल्थ रिस्क? बिहार, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका। आपको बताना भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। जी हाँ, अगर हम देखें तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए कच्चे अंडे से बने मेयोनेज के निर्माण, भंडार, वितरण और बिक्री का प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। यह प्रतिबंध 8 अप्रैल कब 8 APR 2025 को लगा। कब? 8 अप्रैल 2025 को। ठीक है। और 1 साल तक यह लागू होगा। हालांकि बिना अंडे से बना जो है मेयोनेज पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है भैया। आगे बढ़े भैया। अगला क्वेश्चन, ऑन्कोसैरसियासिस रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? तो देखिए यहाँ पर विच अफ्रीकन कंट्री बिकम द फर्स्ट एलिमिनेट ऑन्कोसैरसियासिस यानी रिवर ब्लाइंडनेस? आपको बताना सूडान, नाइजर, लीबिया, अल्जीरिया। आंसर मेरे भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है। सही विकल्प है नाइजर। जी हाँ, अगर हम देखें तो यह है आपका सही विकल्प। कौन? नाइजर। नाइजर जो है ऑन्कोसैरसियासिस को खत्म करने वाला दुनिया का 5वां और अफ्रीका का पहला देश बन गया। कौन? अब जो है नाइजीरिया। ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक के भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखी? फॉर हुज मेमोर डेड PM मोदी राइट द फॉरवर्ड फॉर द इंडियन एडिशन? एविका सिलिना, जॉर्जिया मेलोनी, सारा जाफरानी, ब्रिजिट हास। इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर दिख भी रहा है। ये सही विकल्प कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। और यहाँ पर देखो ये है प्रधानमंत्री। ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा, क्या है उसका नाम? आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। ठीक है।
ये उनकी आत्मकथा है कि भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना इन्होंने लिखा। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। भारतीय संस्करण का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन कर रहा है। पीएम मोदी ने इस पुस्तक को मेलोनी का मन की बात बताया, ठीक है, जो उनके रेडियो प्रसारण के शीर्षक से प्रेरित है। मेलोनी की यह आत्मकथा जो 2021 में लिखी गई, कब लिखी गई? 2021 में। भैया पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। वह जब वो क्या थी, वो इटली की विपक्ष की नेता थी, या वो पहले से ही एक बेस्ट सेलर रही है, ठीक है। 2022 में वह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और किताब में मेलोनी ने एक महिला, अविवाहित मां और गर्भावस्था के दौरान राजनीतिक सक्रियता जैसे विषयों पर अपने जो है अनुभव साझा किए हैं। यहाँ पर देखिए, विजेता नोबेल जेम्स डी वाटसन का निधन 7 नवंबर 2025 को हो गया। उन्हें किस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था? नोबेल लॉरेट जेम्स डी वाटसन हु पास अवे on 7 November 2025 received the Nobel Prize for which discovery? मानव रक्त समूहों की खोज, एक्सरे की खोज, डीएनए की संरचना की खोज, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज। आंसर करना है मेरे भाई सही विकल्प, चूंकि आप जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है डीएनए की संरचना की खोज, ये है आपका डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। जी हाँ, अगर हम देखें 1962 में उन्होंने फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस के साथ नोबेल पुरस्कार साझा किया, ठीक है, तो इतना आप जानें। और अगर हम बात करें 97 वर्ष के जेम्स डी वाटसन ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज कर चिकित्सा, जीनोलॉजी और अपराध जांच में क्रांति लाई। उनकी खोज से यह पता चला कि डीएनए जैसे वंशानुगत जानकारी रखता है, मतलब डीएनए क्या करता है? वंशानुगत जानकारी रखता है और कोशिकाएं विभाजन के दौरान इसे कैसे कॉपी करती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो 1962 में उन्होंने फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंसन के साथ ये जो है पुरस्कार साझा किया था। वाटसन ने प्रभावशाली पुस्तकें लिखी, मानव जीनोम परियोजना में जो है मार्गदर्शन किया और कई युवा वैज्ञानिकों को बढ़ावा दिया। हालांकि जीवन के अंतिम वर्षों में वाटसन विवादित बयान देने के लिए आलोचना और पेशेवर निंदा का सामना कर चुके हैं, ठीक है। पीएम मोदी ने मोटापे के खिलाफ अभियान के लिए किन्हें नामित किया? हु वर नॉमिनेटेड बाय द पीएम मोदी फॉर द एंटी ओबेसिटी कैंपेन? अमर अब्दुल्ला, आनंद महिंद्रा, मोहन लाल, ठीक है। ये देखो, निरहुआ, मनु भाकर, मीराबाई चानू, नंदन नीलेकणी, आर माधवन, श्रेया घोषाल, सुधा मूर्ति, उपरोक्त सभी। तो ये आपको सही विकल्प आपको बताना मेरे भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो यही है, ठीक है, उपरोक्त सभी। यानी ये जो आपको यहाँ पर जितने भी नाम दिख रहे हैं, इन सब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ अभियान के लिए नामित किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो कि ये सारे लोग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से हैं और अपने अपने क्षेत्र में इम्पैक्ट रखते हैं, तो मोदी साहब ने इन लोगों से कहा कि मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करें और भोजन में खाद्य तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करें। पीएम मोदी ने अनुरोध किया कि वे प्रत्येक 10 लोगों को नामित करें ताकि हमारा आंदोलन बड़ा हो सके, ठीक है। मतलब ये जो लोग थे, चाहे अमर अब्दुल्ला और उसके बाद आनंद महिंद्रा, मोहन लाल, निरहुआ, मनु भाकर, मीराबाई चानू, नंदन जो है नीलेकणी, ये आर माधवन, श्रेया घोषाल, सुधा मूर्ति, इन सब को कहा कि 10-10 लोग आप लोग जो है नियुक्त करिए, जिससे क्या हो कि ये बात बड़ी हो सके, यानी यह आंदोलन बड़ा हो सके। आगे उन्होंने यह भी बताया कि ये जो है अगर ऐसा होता है, नरेंद्र मोदी साहब ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से बताया कि भोजन कम तेल उपयोग करने का उन्होंने आग्रह किया और कहा कि अगर हम जो है हर घर में हर महीने तेल की खपत में 10% की कमी की जाए तो इससे स्वास्थ्य को काफ़ी फायदा होगा और जो है कहीं ना कहीं इसका लाभ लोगों को भी मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन। मेरे भाई आप जानते हैं ये वीडियो बहुत मेहनत से तैयार होती है और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन क्वेश्चन के आंसर को कमेंट में जरूर लिखा करें। ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन लिखे जरूर, ठीक है। यहाँ पर देखें, भारतीय मूल के इतिहासकार का नाम बताएं जिनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ, क्या है? द बर्निंग अर्थ। ये जो है एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 का विजेता घोषित किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर है सुनील अमृत, ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद, यदुनाथ सरकार, अरुंधति राय,
इंपॉर्टेंट है आंसर करना मेरे भाई। तो देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका सुनील अमृत, ठीक है, ये है आपका सही विकल्प सुनील अमृत साहब। यह घोषणा ब्रिटिश अकादमी में आयोजित एक समारोह में निर्णायकों की अध्यक्ष प्रोफेसर रेबेका अर्ल FVA ने 22 अक्टूबर को किया। यह पुरस्कार 25,000 पाउंड का है। कौन यह पुरस्कार आप देखें तो ये जो है पुरस्कार जो मिला हुआ है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025, इसका जो है पुरस्कार राशि 25,000 पाउंड का है और इसे दुनिया की बेहतरीन गैर काल्पनिक किताबों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया था? इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान देना यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने लॉन्च किया था? विच नोबेल प्राइज विनर्स ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई वाज लॉन्च बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है, हर गोविंद खुराना, मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी, राकेश वर्मा। इंपॉर्टेंट है, बताएं भैया आंसर, ठीक है, सही विकल्प है कैलाश सत्यार्थी। जी हाँ, आप जानते हैं कैलाश सत्यार्थी ने बाल श्रम के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया, ठीक है, उन्होंने शिक्षा को सभी के लिए एक अधिकार के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम किया। सत्यार्थी साहब ने बचपन बचाओ आंदोलन और जो है जिसका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने BBA और गुड वीव संगठन की स्थापना की। कैलाश सत्यार्थी साहब को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए यह सम्मान दिया गया। उस साल मलाला यूसुफजई को भी यह पुरस्कार मिला, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, थाईलैंड की राजमाता का नाम बताएं जिनका निधन 24 अक्टूबर 2025 को हो गया, ठीक है। तो ये देखो, उबोल रत्ना, सिरिथोर्न और चुलाबोल। आंसर करना सही विकल्प, देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है सिरिकित, ये आपका सही विकल्प है सिरिकित, ठीक है। राजमाता सिरिकित थाईलैंड के राजा भूमिबोल जो है अदुल्या देज की जो है पत्नी और वर्तमान राजा बजीरा लोंगकोर्न की माँ थे, ठीक है, उन्हें राष्ट्र माँ के रूप में जाना जाता था। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का निधन 15 अक्टूबर 2025 को हो गया? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रवि नाइक ऑफ हिच स्टेट पास्ड अवे ऑन 15 अक्टूबर 2025, गोवा, बिहार और उत्तर प्रदेश। आंसर करें सही विकल्प, देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है गोवा। जी हाँ, गोवा। अगर हम बात करें जनवरी 1991 से मई 1993 तक पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा की गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया और 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 1994 तक वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, ठीक है। यह गोवा के इतिहास में सबसे छोटा मुख्यमंत्री का काल रहा, ठीक है। तो ये आप इतना जाने। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल की निधन 94 वर्ष की आयु में जो है 21 अगस्त 2025 को हो गया। वह किस औद्योगिक समूह के संस्थापक थे? ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन लॉर्ड स्वराज पॉल पास अवे एट द एज ऑफ 94 ऑन 21 अगस्त 2025। ही वॉज द फार्मर ऑफ फिच इंडस्ट्रियल ग्रुप। आयसर समूह, रिलायंस समूह, कैप्रो समूह, हीरो समूह। आंसर करना सही विकल्प, देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है कैप्रो समूह। जी हाँ, क्या सही विकल्प है? कैप्रो समूह, ये सही है, ठीक है। आंसर करते रहे भैया। लॉर्ड पॉल साहब 1966 में ब्रिटेन चले गए और उन्होंने 1968 में ब्रिटेन में कैप्रो समूह की नींव रखी। कैप्रो समूह का मुख्यालय लंदन में है। इसका परिचालन ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाथ देसाई का निधन जो है 29 जुलाई 2025 को हुआ। उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको आपको जानना चाहिए। रिनाउंड जो है इकोनॉमिस्ट एंड ऑथर मेघनाथ देसाई पास अवे ऑन 29 जुलाई 2025। व्हिच अवार्ड हैड ही रिसीव्ड? भारत रत्न, साहित्य सम्मान, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। आंसर करें मेरे भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है यहाँ पर पद्म भूषण। जी हाँ, ये है आपका सही विकल्प पद्म भूषण। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने
देसाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। मेघनाथ देसाई भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थे, ठीक है। वह यूनाइटेड किंगडम की संसद के ऊपरी सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी थे, ठीक है। और 84 वर्ष के मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का जन्म 1940 में बड़ोदरा में हुआ था। चलो भैया आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। अभिनेत्री बी सरोजा देवी का निधन 14 जुलाई 2025 को हो गया। वह किस भाषा के सिनेमा में जुड़ी थी? कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उपरोक्त सभी। आंसर करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है सभी। ये मतलब इन सारी फिल्मों से, कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, इन सब में इन्होंने एक्टिंग करा हुआ था, ठीक है। चलो भैया आगे देखो। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पॉटर सफाई का 4 जुलाई 2025 को निधन हुआ। वो किस देश के खिलाड़ी थे, किस देश के लिए खेलते थे? फेमस फुटबॉलर पॉटर सफाई जो है पास अवे ऑन 4 जुलाई 2025। विच कंट्री डिड ही प्ले? नाइजीरिया, स्पेन, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है यहाँ पर नाइजीरिया। कहाँ पर? नाइजीरिया, ये सही विकल्प है मित्र, ठीक है। 65 वर्ष के पीटर सफाई नाइजीरिया के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे और वे 1994 में जो है अफ्रीका कप ऑफ नेशंस विजेता टीम के सदस्य रहे। उन्होंने 2 फीफा विश्व कप में नाम किया था, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। विद्वान दाजी पांड सीकर का निधन 6 जून 2025 को हो गया। वे इसमें से क्या थे? ठीक है, अभिनेता, लेखक, पत्रकार, क्रिकेटर। आपको बताना है भैया सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए भैया जो सही विकल्प है वो है लेखक। जी हाँ, अगर हम बात करें वे 92 वर्ष के थे, कितने? 92 ईयर ओल्ड थे और महाराष्ट्र के ठाणे में उनका निधन हुआ। उन्होंने भारतीय महाकाव्यों के गहन ज्ञान, मराठी साहित्य में योगदान के लिए उनको जाना जाता है। हाल ही में पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? ठीक है, व्हाट विल बी द रीनेम नेम द पीएमओ रिसेंटली? लोक भवन, सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट करिएगा, ना पता हो मेरे बताने की बात करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। और हाँ, अभी मैंने एक दिन पहले ही आप लोगों से अनाउंस किया था कि भाई देखो ऐसा है, अब ये करंट अफेयर की श्रृंखला हम समाप्त करते हैं, क्योंकि इसलिए कि आपका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार मैं मानता हूँ कि आप कीजिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत चुनिंदा है, बहुत चुनिंदा है, ठीक है। 10 मिनट अपना देंगे, 10-12 क्वेश्चन आपके ऐसे तैयार होंगे जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, आप उनको लाइक, शेयर, हाइप, सब्सक्राइब ये सब जरूर कर दिया करें। कमेंट में आंसर बताइए जिससे हमको पता चले हाँ यार ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब जब से मैसेज गया तो आप लोगों की प्रतिक्रिया है कि नहीं इसको बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो चूँकि मैं आपके लिए तो भाई समर्पित हूँ ही, तो इसलिए ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आप अपने कर्तव्य को मत भूलिएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है सेवा तीर्थ। जी हाँ, अगर हम बात करें हाल ही में नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया है, ठीक है। 13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर स्थित इस नए परिसर, ठीक है, का आधिकारिक उद्घाटन कर दिया है, ठीक है। 13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सेवा भारत की आत्मा और मूल पहचान है। इस नए नामकरण का मुख्य उद्देश्य सत्ता की औपनिवेशिक मानसिकता को सेवा भाव में बदलना है, ताकि सभी नीतियां 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, ठीक है। अब वो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को नए जीआई टैग मिले हैं? रिसेंटली 5 प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट हैव रिसेंटली न्यू जीआई टैग्स? केरल, उड़ीसा और कर्नाटक। देखो यहाँ पर सही विकल्प है भैया, आपको बताना। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है यहाँ पर 4 विकल्पों में से वो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। क्या है? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो अब देखो जब नन ऑफ दीज है तो कहाँ पर है भाई? ठीक है, इसका सही अगर हम आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर तमिलनाडु होगा, ठीक है। अब इन तीनों में तो ये नहीं है, क्योंकि हाल ही में दिसंबर 2025 में जिन 5 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत, अभी तमिलनाडु बहुत चर्चाओं में भाई, नए मुख्यमंत्री हैं साहब, टैग जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, जिसमें 5 नए जीआई टैग में एक है जो है बोरयूर कॉटन साड़ी, ठीक है, और कामिंद पड़ी नाडु सक्कराई, नक्कल मक्कल पथिरांगल, और थूरामल्ली चावल, और अम्बास मुद्रम चोपू सामान। और भगवान जाने कौन सी भाषा है यार। तो इस तरीके से ये जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इन 5 नए उत्पादों के जुड़ने के बाद तमिलनाडु के पास अब कुल मिलाकर के 74 जीआई टैग्स हैं,
ठीक है, वाले उत्पाद होगा जो इसे भारत के सबसे अधिक जीआई टैग वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रखता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर 77 है, मतलब वर्तमान में उत्तर प्रदेश 77 जीआई टैग के साथ आगे है और तमिलनाडु किस पर है, दूसरे नंबर पर है। ठीक है, हमारे यूपी में 77 है और इनके पास कितना है, 74 है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, हाल ही में किसने 2025 का पालोस मार ग्रेगोरियन पुरस्कार जीता? हु हैज रिसेंटली ओन द 2025 डॉक्टर पालोस मार जो है जॉर्जियस अवार्ड? डेविड राजेले, टेसी थॉमस, किरण देसाई, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना, फटाक से आंसर करना। देखो यहाँ पर मेरे भाई, क्या है, टेसी थॉमस। क्या है, टेसी थॉमस, ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर भारत की प्रख्यात रक्षा वैज्ञानिक और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर टेसी थॉमस को प्रतिष्ठित 8वां डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया भैया। यह सर्वोच्च सम्मान रक्षा अनुसंधान में उनके असाधारण योगदान, मजबूत वैज्ञानिक नेतृत्व और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रेरित करने के लिए 30 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में प्रदान किया गया। ठीक है, डॉक्टर टेसी थॉमस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के किसी मिसाइल प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक है। तो इस तरीके से आपके संबंधित जो फैक्ट हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, उनको भी तैयार रखिए। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे। आगे बढ़वाइए, यहाँ पर देखिए, हाल ही में कौन भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना? विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट? मुंबई एयरपोर्ट और केम्पेगौड़ा AGI एयरपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना है, सही विकल्प देखें यहाँ पर, जो सही विकल्प है IGI एयरपोर्ट, ये है IGI एयरपोर्ट। ठीक है, हाल ही में नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 40 मिलियन से अधिक यात्रियों की क्षमता वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा बन गया है। वाटर पॉजिटिव होने का सीधा अर्थ यह है कि यह एयरपोर्ट अब अपने संचालन के दौरान जितना पानी खर्च करता है उससे कहीं अधिक ताजे पानी का प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण या रिसाइकल करता है। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को छोंजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी? रिसेंटली छोंजिन आंगमो ऑफ विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लाइंड फीमेल क्लाइंबर टू स्केल माउंट एवरेस्ट? आंसर करना, अभी हमने इसे रिसेंट में भी देखा था। यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प तो चारों में से चीन, भारत, जापान, तो इनमें सही है भैया अपना देश यानी भारत। हमारे भारत की है, भारत की हिमाचल प्रदेश राज्य किन्नौर जिलों के चांगो गांव की रहने वाली 29 वर्षीय छोंजे आंगमो ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करके विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनने का ऐतिहासिक कीर्तिमान हासिल किया है। भाई बताओ, अंधा होकर के भी इसने किया है। उन्होंने 19 मई 2025 को सुबह 8:30 बजे जो है प्रसिद्ध पर्वतारोही दांडू शेरपा के साथ इस अकाल्पनिक और अत्यंत चुनौतीपूर्ण एवरेस्ट अभियान को सफलतापूर्वक, भाई जिनके पास हाथ पैर आंखें सब कुछ है वो नहीं कर पा रहा, लेकिन आंख नहीं है बट उनके पास सोच है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, मजबूत इरादे हैं, इसी वजह से उन्होंने इस जो है जो माउंट एवरेस्ट है उसको फतेह किया। तो भाई मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार कहता हूं कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके मजबूत इरादे। मजबूत इरादे ही आपको सफल बनाएंगे। डरना नहीं है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, आपके इरादों से बड़ा कोई भी लक्ष्य नहीं होता, तो लगे रहिएगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट WHO रिपोर्ट, इन विच कंट्री हैज HIV इन्फेक्शन इंक्रीज द फास्टेस्ट? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो भाई देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो है यहाँ पर अपना पड़ोसी भैया पाकिस्तान जो है किसी क्षेत्र में तो आगे बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और ये जो है UNAIDS द्वारा विश्व एड्स विकास जो है दिवस के अवसर पर जारी की गई हालिया डेटा रिपोर्ट के अनुसार जो है जो विकल्प है इनमें पाकिस्तान जो है HIV संक्रमण दर की सबसे खतरनाक और तेजी दर से बढ़ा। रिपोर्ट में के चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में पिछले 15 वर्षों में नए HIV संक्रमण के मामलों में 100% यानी 200% की भयावह वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद सौर्य दिवस आदेश वापस लिया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विड्रा द कंट्रोवर्शियल सौर्य दिवस ऑर्डर? असम, राजस्थान,
महाराष्ट्र और जो है यहाँ पर आपको तीनों में से आपको बताना है सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग ने 6 दिसंबर को राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शौर्य दिवस के रूप में मनाने का एक विवादास्पद आदेश जो है जारी किया था। इस निर्देश के तहत स्कूल प्रशासनों को राम मंदिर आंदोलन, देशभक्ति और भारतीय शूरवीरों के विषय पर निबंध, नाटक, चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजन करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि इस आदेश के जारी होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों और विभिन्न अल्पसंख्यक अधिकार समूहों ने इसका कड़ा विरोध किया और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कदम बताया। ठीक है, भारी विवाद और राजनीतिक दबाव की वजह से राजस्थान सरकार ने मात्र 18 घंटे के भीतर अपरिहार्य कारणों और स्कूलों में चल रही अर्धवार्षिक परीक्षाओं का हवाला देते हुए इसको वापस ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? हु हैज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ग्लोबल लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट अवार्ड? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, जो है रोजर फेडरर। तो इनमें से आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका नोवाक जोकोविक। क्या है? नोवाक जोकोविक, ये आपका सही आंसर है। सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूब इंटरनेशनल स्पोर्ट अवार्ड में प्रतिष्ठित ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें दुबई में आयोजित भव्य वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के दौरान प्रदान किया गया। ठीक है, जिसे दुनिया भर के 1500 से अधिक खेल अधिकारियों और एथलीटों में भाग लिया था। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते भैया आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिला? देखो यहाँ पर हु विल रिसीव इजराइल 2026 पीस अवार्ड? डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी साहब, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है भाई? आंसर करना। ठीक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा अशांति फैलाने वाला व्यक्ति इस समय का डोनाल्ड ट्रंप, इसको मिला है भैया इजराइल। ठीक है, इजराइल ने जो है क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, अगर हम बात करें हाल ही में इजराइल ने घोषणा की कि वह अमेरिका के पूर्व और निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च सम्मान इजराइल शांति पुरस्कार 2026 प्रदान करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यह जो है अगर हम बात करें तो जो है ऐतिहासिक कूटनीतिक कदम है। इजराइल के इतिहास में यह पहली बार है जब यह पुरस्कार किसी गैर इजरायली नागरिक को दिया जा रहा है, यानी विदेशी को दिया जा रहा है, विशेष रूप से शांति। ठीक है, तो फिलहाल बहुत शांति फैलाए हुए हैं भाई साहब, तो इसलिए उनको मिल रहा है। इजराइल के शिक्षा मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यह पुरस्कार ट्रंप को यहूदी लोगों और इजराइल राज्य के प्रति उनके विशेष योगदान के लिए दिया जा रहा है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। वेयर वाज इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रिसेंटली इनॉग्रेटेड? असम, गुजरात, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना है 4 विकल्पों में से। देखें यहाँ पर सही विकल्प है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। देखो भाई मैं आपको बता दूं कि इसके कई आंसर आपको मिल रहे हैं गूगल पे और कई जगहों पर अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं। एक जगह पर उड़ीसा भी बताया गया है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि इसमें जो हमने आंसर पाया है फाइनली और इसी को आपको फॉलो करना है, वो है क्या? वो है भैया इनमें से कोई नहीं, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी गेल के मध्य प्रदेश के विजयपुर कॉम्प्लेक्स में देश के इस सबसे बड़े ग्रीन हाउस संयंत्र को लागू किया गया। यह अत्याधुनिक प्लांट 231 करोड़ रुपए के भारी निवेश से बनाया गया और उन्नत कनाडाई जो है PEM यानी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक पर आधारित है। यह 99.99% शुद्धता के साथ प्रतिदिन लगभग 4.3 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। हाल ही में कौन भारत का पहला क्रॉनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करेगा? मतलब कौन सा राज्य आपको बताना है। रिसेंटली व्हिच स्टेट विल स्टार्ट इंडियाज फर्स्ट क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट रजिस्ट्री? देखिए यहाँ पर केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कमेंट करिएगा, ना पता हो मत जो है बाद में करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और कल ही के डेट में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अब आगे की वीडियो को कंटिन्यू नहीं करूँगा, खास करके जो है करेंट अफेयर्स को, क्योंकि हमें आपका रिस्पॉन्स अपेक्षित है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। आप इनको देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियोज आपको बहुत मेहनत से बना करके उन चुनिंदा क्वेश्चंस को हम देते हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिल सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा कहा। और फिर उसके बाद आप सभी की प्रतिक्रियाओं के बाद तो मैं भाई बध गया
और फिर मैं इस क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अन्यथा मैंने कल डिसाइड किया हुआ था कि अगर आप, अब चूंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया है कि नहीं इसको कंटिन्यू रखा जाए, आप चूंकि आपका मेंस का भी एग्जाम है, मैं समझता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि कितना मेहनत करके हम आपको इस कंटेंट को देते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसका आप फ़ायदा उठाएं। इसीलिए मैं वीडियोज़ में सिर्फ 10 क्वेश्चन को लेता हूँ और रेगुलर बेसिस पर अगर आप इनको देखते जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम तक बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और अपेक्षा करता हूँ आप आज जो है वीडियो को देखते ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर दिया करें। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, तब जा करके मुझे लगेगा कि हाँ यार जो मैं मेहनत कर रहा हूँ सार्थक है। भैया यहाँ पर आंसर देखो, आंसर बताओ क्या है, आंसर उड़ीसा। ठीक है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिजीज यानी रोगी रजिस्टर शुरू करने की घोषणा की है, जिसे 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से लागू करने की योजना है, यानी हो चुका है। ठीक है, ठीक है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में किडनी रोग के मरीजों का एक जो है केंद्रीकृत और व्यवस्थित डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, जो बीमारी के पैटर्न को समझने में क्या करेगा, मदद करेगा भैया। ठीक है, अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान में कोई भी भारतीय राज्य जो है CKD रजिस्ट्री के तहत पूरी तरह से कवर नहीं है। उड़ीसा इस तरह का व्यापक डेटाबेस बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? रिसेंटली व्हिच मिशन हैज इंडिया लॉन्च टू टैकल एरियल थ्रेट्स? शौर्य, पराक्रम, सुदर्शन चक्र, इनमें से कोई नहीं। आंसर करो भाई फटाफट। देखो आंसर पता हो तुरंत कमेंट करा करें, ना पता हो मेरे बताने के बाद करो। 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो में अपने आप को इन्वॉल्व करिए, चीज़ों को लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए। चीज़ें आपको तैयार रहेंगे, एग्जाम में आपके काम आएंगी। चलो यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है वो है भैया सुदर्शन चक्र। ठीक है, अपने आप को इन्वॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। भारत ने दुश्मन के हवाई खतरों से निपटने और अपने हवाई क्षेत्र को अभेद बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र नामक एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रक्षा पहल जो है शुरू की है। इस मिशन का लक्ष्य 2035 तक, कब 2035 तक एक मल्टी लेयर्स AI सक्षम वायु मिसाइल रक्षा ग्रिड स्थापित करना। यह रक्षा प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइलों जो है, हाइपरसोनिक हथियारों, लड़ाकू विमानों, स्वार्म ड्रोन और अन्य आधुनिक हवाई हमलों से भारत की नागरिक आबादी, धार्मिक स्थलों और महत्वपूर्ण रणनीतिक बुनियादी ढांचों के रक्षा करेगी। चलो भाई आगे देखो, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार में से सम्मानित किया? रिसेंटली हु हैज बीन अनाउंस्ड विद द नृत्य कला निधि अवार्ड? अनीता देसाई, नंदिनी चक्रवर्ती, उर्मिला सत्यनारायण, इनमें से कोई नहीं। आंसर करो भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है उर्मिला सत्यनारायण। क्या है? उर्मिला सत्यनारायण। जी हाँ, अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध जो है भारतनाट्यम नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण को हाल ही में चेन्नई में स्थित मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, यह सर्वोच्च सम्मान भारतनाट्यम के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान, उत्कृष्ट कलात्मकता और पारंपरिक जो है व्याकरण के प्रति उनके जो अटूट समर्पण को मान्यता देता है। ठीक है, उर्मिला सत्यनारायण को उनके शानदार अभिनय, लयबद्ध सटीकता और अपने प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय नाट्य संकल्पना के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। चलो भैया आगे देखो, हाल ही में IIT ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। रिसेंटली व्हिच IIT हैज लॉन्च अ सुपर कंप्यूटर टू प्रमोट रिसर्च? ठीक है, IIT दिल्ली, मुंबई, पटना, इनमें से कोई नहीं। आंसर करो भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही है वो है क्या, वो है आपका यहाँ पर IIT पटना। जी हाँ, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, हाल ही में IIT पटना ने शैक्षणिक और वैज्ञानिक अनुसंधान को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए अपने परिसर में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। इसे जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत स्थापित किया गया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, इस सुपर कंप्यूटर की क्षमता जो है 850 टेराफ्लॉप्स है, जो बड़े डेटाबेस विश्लेषण यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मौसम की भविष्यवाणी और सामग्री जो है विज्ञान जैसे जटिल क्षेत्रों में उन्नत शोध की सुविधा प्रदान करेगा। चलो भाई आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय डाक ने किस IIT में फर्स्ट जेन जेड थीम्स डाकघर खोला है? रिसेंटली इंडिया पोस्ट ओपन द फर्स्ट जेन जी थीम्ड पोस्ट ऑफिस एट व्हिच IIT? IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT कानपुर, इनमें से कोई नहीं। आंसर करो भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है IIT दिल्ली। क्या है? IIT दिल्ली। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना।
भारत के डाक विभाग ने आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आईआईटी दिल्ली में देश का पहला जेन जेड थीम डाकघर शुरू किया है। ठीक है, इस पाल का उद्घाटन 22 नवंबर 2025 को किया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं, विशेष करके डिजिटल युग के छात्रों को पारंपरिक डाक सेवाओं से आधुनिक और रचनात्मक तरीके से जोड़ना। इस डाकघर के डिजाइन को आईआईटी दिल्ली के छात्रों और फाइन आर्ट सोसाइटी की मदद से तैयार किया गया है भैया। ठीक है, चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता? और हमें उम्मीद है यार कि अभी तक तो आपने लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। ठीक है, चलो भाई, रिसेंटली व्हिच टीम ओन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम? पंजाब, विदर्भ, सौराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। आंसर करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि खेल से संबंधित है और भारत में खेल का कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं। ठीक है, हाल ही में विदर्भ जो है क्रिकेट टीम ने 18 जनवरी, कब? 18 जनवरी 2026 को खेले गए फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र को 38 रनों से हराकर पहली बार प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2025-26 सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है भैया, तो इसको आप इतना जानते रहें। विजय हजारे ट्रॉफी भारत की घरेलू वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट है। विदर्भ की टीम इससे पहले 2024-25 के सीजन में उप विजेता रहे। ठीक है, जहां कर्नाटक से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अपना खिताब जीत लिया। ठीक है, चलो भैया आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया? रिसेंटली वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट बी सेट अप? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। मैं बार बार कहता हूँ मेरे भाई कि आप क्वेश्चन के आंसर को दीजिए, अपने आप को इन्वॉल्व करिए। आपका ये 10 मिनट इतना ज़्यादा फर्टाइल होगा, आपके लिए इतना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अपने आप को इन्वॉल्व करके देखिए ज़रा। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने इस श्रृंखला को शुरू किया। अन्यथा तो मैं प्रैक्टिस सेट में 2-3-4 क्वेश्चन तो शामिल करता ही हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बोनस के रूप में है। आप देखें यहाँ पर सही विकल्प आंध्र प्रदेश है। ठीक है, रिसेंटली वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट बी सेट? तो आंध्र प्रदेश है। अगर हम बात करें हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट को स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा की। इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को AM ग्रीन कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा, जिसमें लगभग $10 बिलियन का भारी निवेश किया गया। इस सुविधा की उत्पादन क्षमता वर्ष 2030 तक 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा। ठीक है, और ये पूरी तरह से एक एकीकृत हरित ऊर्जा प्रणाली पर होगी। ठीक है, चलो आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को जो है आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? ठीक है, रिसेंटली हु हैज ऑफिशियली डिक्लेयर बैसिलस सबटिलिस एज द स्टेट माइक्रोब? ठीक है, आंसर करो। यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है वो है आपका यहाँ पर केरल। ठीक है, केरल आपका सही विकल्प है। हाल ही में केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। इसके साथ ही केरल अपना स्वयं का राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, यह ऐतिहासिक घोषणा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति राज्य की प्रगतिशील जो है दृष्टिकोण को दर्शाती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आम जनता में सूक्ष्म जीवों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना, जिसे अक्सर केवल बीमारियां से जोड़कर ही देखा जाता है। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया? रिसेंटली व्हिच स्टेट्स जो है सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन द रिपब्लिक डे 2026? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड। आंसर करो। सही विकल्प है महाराष्ट्र। क्या है भैया? महाराष्ट्र। आप जानते हैं ये जो है ये झांकी जो है नई दिल्ली के ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस 2026 की भव्य परेड में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में महाराष्ट्र की झांकी को आधिकारिक निर्णायक मंडल द्वारा सर्वश्रेष्ठ चुना गया। ठीक है, महाराष्ट्र की इस विजेता झांकी का मुख्य विषय जो है गणेशोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, जिनसे अपने शानदार प्रदर्शन से सभी के दिलों को जीत लिया। आगे बढ़ो भैया। हाल ही में कौन अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया? रिसेंटली व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू रिसीव यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन फॉर इट्स नेशनल कुजीन? इटली, फ्रांस, जापान, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना भैया। सही विकल्प है इटली। क्या है? इटली। ठीक है भैया, देखिए यहाँ पर
सही विकल्प है इटली। हाल ही में जो कि दिसंबर 2025 की बात कर रहा है, इटली अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजनों जो है के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। यह ऐतिहासिक निर्णय जो है दिसंबर 2025 में भारत के नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें वार्षिक सत्र के दौरान लिया गया। ठीक है, चलो भैया, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया? रिसेंटली विच न्यू हेल्पलाइन नंबर हैज़ बीन लॉन्च बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर हैं कुल मिलाकर के। इनमें से आपको बताना है भाई, मेरे भाई मैं बार बार कहता हूँ, जितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो तुरंत कमेंट में लिखें, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन आंसर तुरंत जरूर करें। जी हाँ, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका 14490। जी हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने संकट में फंसी महिलाओं की मदद के लिए एक नया जो है 24/7 शॉर्ट कोड हेल्पलाइन नंबर, जिसका नंबर क्या है 14490 यानी 14490 शुरू किया है। ठीक है, यह नया टोल फ्री नंबर आयोग के मौजूदा हेल्पलाइन नंबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो मौजूदा है 7827170170 उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ताकि महिलाओं को बिना किसी परेशानी के त्वरित सहायता मिल सके। तो ये नंबर जारी किया गया है और इसको आपको ध्यान रखना मेरे भाई। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में किसने पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप 2025 जीता? रिसेंटली हु ओन द फर्स्ट ब्लाइंड वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025? इंग्लैंड, भारत, नेपाल और इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ देश। तो आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है भारत। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका आंसर बताना है। साथियों मैं बार बार कहता हूँ कि यार ये वीडियो बहुत मेहनत से तैयार होती है, तो आप कृपया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। ठीक है, और अभी तक कोई अगर आपका सवाल हो, सुझाव हो तो उसको अभी आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें। ठीक है, जिससे निश्चित तौर पर जो हम मेहनत करते हैं उसमें एक हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। अगर हम बात करें, भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहले ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप 2025 का प्रतिष्ठित खिताब जीत लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका के पी सारा ओवल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने किसको हराया है? नेपाल को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसके लिए भी तैयार रहें कि किसको हराया था, तो नेपाल को। आगे बढ़ो भैया, जो है हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को GI टैग मिला है? ठीक है, रिसेंटली द ट्रेडिशनल ब्लेड दाव ऑफ विच स्टेट रिसीव GI टैग? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर सही है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अगर हम बात करें, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक हथकरघा निर्मित ब्लेड दाव को भारत सरकार की रजिस्ट्री द्वारा आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है, यानी GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें, दाव एक बहुउद्देशीय धारदार हथियार है जिसे मुख्य रूप से आदि, न्यासी, वांचो, गालो और अन्य जनजाति समूह, ठीक है, ये सब जनजाति समूह है, इनके द्वारा कृषि कार्यों, शिकार और जंगल साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो कितना धारदार है भाई, मार दे आदमी गर्दन उतर जाएगी। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन, हाल ही में नामान स्याल का निधन हुआ, वे कौन थे? रिसेंटली नामान स्याल पास्ट अवे, हु आज ही। ठीक है, लेखक, विंग कमांडर, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर करना मेरे भाई। अगर हम देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो क्या थे? वो थे भैया विंग कमांडर। क्या थे? विंग कमांडर थे। नामान स्याल भारतीय वायुसेना के एक समर्पित विंग कमांडर और भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के बेहद कुशल पायलट थे। ठीक है, उनका निधन की बात करें तो 21 नवंबर 2025 को। कब? 21 नवंबर 2025 को हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे भाई। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित दुबई एयर शो के दौरान तेजस विमान के क्रैश होने से इनकी मृत्यु हो गई, जो कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना रही। ठीक है, 34 वर्षीय विंग कमांडर स्याल जो है मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी थे और वायुसेना में उनकी सटीक उड़ान, बहादुरी और अटूट अनुशासन के लिए उन्हें विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक है, चलो भाई, हाल ही में कौन दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने? रिसेंटली हु बिकेम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? जेफ बेजोस, लैरी एलिसन, लैरी पेज, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया लैरी पेज। जी हाँ, अगर हम बात करें तो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सह संस्थापक लैरी पेज
हाल ही में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पछाड़ करके आधिकारिक तौर पर दुनिया के तीसरे सबसे अधिक जो है अमीर व्यक्ति बन गए। ठीक है, अगर हम बात करें यह ऐतिहासिक उछाल जो है अल्फाबेट द्वारा अपने नए और अत्याधुनिक एआई, यानी अगर हम बात करें तो जो है मॉडल जेमिनाई 3 को लॉन्च करने के बाद कंपनी के शेयरों में भारी उछाल देखने के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। यहाँ पर हाल ही में ग्लोबल फिनांस द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया है? पीएनबी। ठीक है, रिसेंटली व्हिच बैंक हैज नेम वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस? पीएनबी, एसबीआई, बीओबी, नन ऑफ दिस। तो आंसर करना है इसमें, सही विकल्प है भैया एसबीआई। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को न्यूयॉर्क स्थित प्रतिष्ठित वित्तीय पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है। ठीक है, इस वैश्विक सम्मान के साथ साथ ग्लोबल फाइनेंस ने एसबीआई को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक, ठीक है, 2025 का भी खिताब दिया, जो उसकी उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाओं और विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है। ठीक है, यह शानदार पुरस्कार एसबीआई को वाशिंगटन डीसी में आयोजित विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की वार्षिक बैठकों के दौरान डिजिटल बैंकिंग नवाचार और वित्तीय समावेशन में इनके नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। हाल ही में किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की? रिसेंटली हु कन्फर्म द डिस्कवरी ऑफ अर्थ टेम्परेरी सेकेंड मून 2025 PN7? इसरो, नासा, CNSA, नन ऑफ दीज। ठीक है, आंसर करो यहाँ पर। देखिए भाई, जो सही विकल्प है वो है नासा। जी हाँ, नासा। हम बात करें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि पृथ्वी के पास अब 2025 PN7 नाम का एक अस्थायी दूसरा चंद्रमा मौजूद है। ठीक है, खगोलीय विज्ञान में इस असल में कोई प्राकृतिक चंद्रमा नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तो बल्कि एक छोटा क्षुद्र यानी एस्ट्रॉयड है जिसे कॉसी मून या अर्ध उपग्रह कहा जाता है। यह पृथ्वी की नहीं बल्कि सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना है भैया। आगे देखो यहाँ पर हाल ही में एशियन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? रिसेंटली वेयर वाज द एशियन समिट 2025 हेल्ड? सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मलेशिया। जी हाँ, मलेशिया। ठीक है, ये है आपका 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का भव्य और सफल आयोजन अक्टूबर 2025 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ष 2025 के लिए मलेशिया ने 10 देशों वाले आसियान ब्लॉक की अध्यक्षता संभाली और इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की आधिकारिक थीम समावेशिता और जो है स्थिरता रखी गई। ठीक है, तो इस ऐतिहासिक सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि तिमोर तेस्ते, जी हाँ, तिमोर तेस्ते को आधिकारिक तौर पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर आसियान के 11वें पूर्ण सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निगोल चकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? रिसेंटली निगोल चकोबा फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? केरल, मणिपुर, उड़ीसा, नन ऑफ दीज। जी हाँ, यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है मणिपुर। जी हाँ मेरे भाई, मणिपुर। अगर हम बात करें निगोल चकोबा पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर का सबसे बड़ा पारंपरिक सामाजिक उत्सव है जिसे हाल ही में वहाँ के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय द्वारा उल्लासपूर्वक मनाया गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें आगे और तो मणिपुर भाषा में निगोल का अर्थ है विवाहित महिला या बेटी और चकोबा का अर्थ है दावत में बुलाना। ठीक है, इन दिन क्या होता है कि विवाहित बेटियों और बहनों को उनके मायके में एक भव्य दावत पर सम्मानपूर्वक बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पर देखो भैया। ठीक है, यह प्राचीन त्यौहार मुख्य रूप से भाइयों और बहनों के बीच प्यार, स्नेह और को दर्शाने और शादी के बाद मायके व ससुराल के पक्ष पारिवारिक संबंधों को मजबूत और पुनर्जीवित करने का एक सुंदर प्रतीक है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है? रिसेंटली विच स्टेट विल बी डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट? केरल, झारखंड, बिहार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर करना मेरे भाई। देखें यहाँ पर सही विकल्प है केरल। जी हाँ, आपके आंसर अपेक्षित हैं हर क्वेश्चन के। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बार आपको ये क्वेश्चन सब बताए जा चुके हैं। केरल राज्य ने 1 नवंबर 2025 को अपना स्थापना दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए
आधिकारिक रूप से स्वयं को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया है। केरल सरकार ने के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन ने के नेतृत्व में 2021 में चरम जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें के तहत उन्होंने पूरे राज्य में घर घर सर्वेक्षण करके लगभग 64,000 अत्यंत वंचित परिवारों की पहचान की। और इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के वन साइज फिट्स ऑल जो है योजना के बजाय राष्ट्र जो है स्थानीय स्वशासन और कुटुंबश्री मिशन के साथ मिलकर के प्रत्येक परिवार के लिए भोजन, स्वास्थ्य, आवास, आजीविका के लिए अलग अलग माइक्रो प्लान बनाए। ठीक है, यह अभूतपूर्व घोषणा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय। हाल ही में कहाँ 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू किया गया। ठीक है, रिसेंटली हेयर हैज़ द 15th मतलब इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है स्टार्टेड। ठीक है, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। आंसर करना है सही विकल्प। देखो भाई, मैं आपको बार बार कहता हूँ जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कमेंट करते जाइएगा, ना पता हो मेरे बताने के बाद करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। ठीक है, ये आपके लिए एक बहुत ही बेहद और बहुत ही अच्छी आदत है। ठीक है, इसको आपको करना है। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है उड़ीसा। जी हाँ, 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा के कोणार्क स्थित, कहाँ पर, कोणार्क स्थित चंद्रभागा तट पर 1 से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया। ठीक है, कब से कब तक? 1 से 5 दिसंबर जो है 2025 तक ये आयोजित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, यह महोत्सव राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा 36वें प्रसिद्ध कोणार्क नृत्य महोत्सव के साथ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसको समझते रहे। यहाँ पर इस वर्ष के आयोजन में भारत सहित जो है स्पेन, रूस और जापान जैसे देशों के 143 से अधिक कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर देख लीजिए भैया कितना सुंदर जो है ये सैंड बना हुआ, कितना सुंदर सैंड पर जो है ये कला उकेरी गई है। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? रिसेंटली द 4th एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम इज बीइंग हेल्ड इन व्हिच सिटी? चेन्नई, वाराणसी, कोयम्बटूर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर करना सही विकल्प। देखिए भाई, ये वीडियोज आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार की जाते हैं, तो कृपया इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर किया करें। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है वाराणसी। जी हाँ, काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी शहर में किया जा रहा है। ठीक है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत, खास करके तमिलनाडु के बीच ऐतिहासिक और जो है सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त हम बात करें, यह आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत जो है ये एक उसका जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत कला, साहित्य, पारंपरिक शिल्पों का आदान प्रदान होता है, जिसमें तमिलनाडु के कई प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को किस राज्य का नया लोकायुक्त जो है नियुक्त किया गया? रिसेंटली रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ जो है सामंत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकायुक्त ऑफ व्हिच स्टेट? ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर करना भाई। देखो जो है ये वीडियोज यार बहुत मेहनत से तैयार होती हैं, तो लाइक वाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, नहीं तो बहुत पाप लागी यार, बहुत मेहनत होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये है भैया पश्चिम बंगाल। और अगर हम बात करें यहाँ पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सावंत को पश्चिम बंगाल राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, उनकी इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है CB आनंद बोस द्वारा आधिकारिक रूप से की गई है। लोकायुक्त एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य जो है सरकारी अधिकारियों और प्रशासन के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर आगे जस्टिस सामंत के करियर के बारे में, तो कलकत्ता नगर सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। ठीक है, चलो भाई, हाल ही में किसने कंट्रोलर ऑफ वर्शिप यानी प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन का पदभार संभाला? रिसेंटली हु हैज़ टेकन चार्ज एज द कंट्रोलर ऑफ वर्शिप, प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन? ठीक है, आपको बताना है गुरचरण सिंह, शिव कुमार, संजय साधु, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई आंसर करते जाना। ठीक है, यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है संजय साधु जी। ये आपका यहाँ पर सही विकल्प है। वाइस एडमिरल संजय साधु ने हाल ही में
भारतीय नौसेना में कंट्रोलर ऑफ वारशिप जो है प्रोडक्शन एंड एक्सहिबिशन का पदभार उन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, तो उन्होंने वाइस एडमिरल राजा राम स्वामीनाथन का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? वाइस एडमिरल राजा राम स्वामीनाथन का स्थान लिया। ठीक है, जो 38 वर्षों की शानदार सेवा के बाद वो सेवानिवृत्त हुए। संजय साधु के पास 38 से अधिक वर्षों का नौसैनिक अनुभव और उन्होंने INS विक्रमादित्य के अधिग्रहण प्रोजेक्ट में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, इस पद पर रहते हुए वे जो है युद्धपोतों के स्वदेशी निर्माण और रक्षा आधुनिकीकरण के रणनीतिक मार्गदर्शन के लिए उन्हें सीधे जिम्मेदार वो होंगे। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। हाल ही में जो है वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? ठीक है, रिसेंटली विच इंडियन सिटी हैज बीन रैंक्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडिया इंडेक्स 2026? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलुरु। अगर हम बात करें वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु को देश के सर्वोच्च रैंक वाले शहर के रूप में स्थान मिला है। ठीक है, यह वैश्विक सूचकांक शहरों का मूल्यांकन उनके जो है आर्थिक विकास, पर्यावरण, सांस्कृतिक विविधता जैसे प्रमुख पैमानों पर करता है। बेंगलुरु ने तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में अपनी मजबूत स्थिति के कारण यह मुकाम अपना जो है हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। हाल ही में किसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची 2025 में शामिल किया गया है? रिसेंटली विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी 2025। देखिए यहाँ पर दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको ये आंसर अलग भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है दिवाली। जी हाँ, दिवाली। अगर हम बात करें दिसंबर 2025 में दीपावली को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यह ऐतिहासिक निर्णय नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान किया गया। दिवाली की अगर हम बात करें यानी दीपावली अब तक इस प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में शामिल होने वाली भारत की 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बन गई है। ठीक है, यह मान्यता इस जो है प्रकाश वर्ष के वैश्विक महत्व और बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश को पूरी दुनिया में के सामने जो है सम्मान देती है। ठीक है, आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन। हाल ही में अडानी समूह के किस राज्य में 2500 करोड़ यानी 2500 करोड़ के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित किया? रिसेंटली अडानी ग्रुप हैज सेट अप डाटा सेंटर विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 2500 करोड़ इन विच स्टेट? केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो भाई जो सही विकल्प है वो है आपका क्या? वो है तेलंगाना। जी हाँ मेरे भाई, यहाँ पर सही विकल्प है आपका तेलंगाना। आंसर अगर पता हो तो यार आंसर करते रहा करो। ठीक है, अगर हम बात करें अडानी समूह ने हाल ही में तेलंगाना जो कि हैदराबाद राज्य में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से एक अत्याधुनिक AI ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया है। ठीक है, इस डेटा सेंटर की क्षमता कितना है? 48 मेगावाट है, जो क्लाउड टेक्नोलॉजी और AI की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। यह परियोजना की अगर हम बात करें तो पूर्ण रूप से पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि इसे 100% नवीनीकरण ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाएगा। इस बड़े निवेश की आधिकारिक घोषणा राज्य में जो है आयोजित तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के दौरान की गई है। आगे बढ़ भाई, अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ऑफिशियली रेटेड चेस प्लेयर? राहुल मित्तर, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, आयांश श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर करो भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। मेरे भाई अब आपका GIC LT ग्रेड मेंस का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब आपके जो है मॉक टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं, तो मॉक टेस्ट के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जो आपका बैच है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट जो है रेगुलर बेसिस पर अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके लिए भी अपने आप को तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है क्या है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा है। अब ये मॉक टेस्ट भाई साहब मैं आपके एकदम माइनस मार्किंग और सारी चीज़ों को ध्यान में रख के तैयार कर रहा हूँ, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना। मध्य प्रदेश के अगर हम बात करें इनका सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा साहब की, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सिर्फ 3 वर्ष 7 महीने
20 दिन के अत्यंत कम उम्र में 1572 की शानदार FIDE रैपिड रेटिंग हासिल की है। अगर हम बात करें तो इस असाधारण उपलब्धि के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल के अनीश सरकार का पिछला रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। भैया आगे बढ़ो आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? रिसेंटली टाटा ग्रुप हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ हुम टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर। ठीक है, IBM, इंटेल, इन्फोसिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर करो भाई। सही विकल्प यहाँ पर सही विकल्प है इंटेल। जी हाँ, इंटेल। अगर हम बात करें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए अमेरिकी दिग्गज कंपनी इंटेल के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया। इस समझौते के तहत इंटेल के उत्पादों को टाटा के नए धोरेला जो कि गुजरात और जगी रोड प्लांट में असेंबल और टेस्ट किया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। और हाल ही में किसने फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीती? रिसेंटली हुआ है ऑन द फार्मूला 1 चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, जॉर्ज रसेल, लैंडो नॉरिस, मैक्स वेरस्टैपेन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है लैंडो नॉरिस। क्या है? लैंडो नॉरिस। याद रखना भाई, ये सारे क्वेश्चन बहुत चुनिंदा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2025 की फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, देखो भैया ये, और उन्होंने मैक्लारेन मर्सिडीज टीम के लिए जो है ड्राइव करते हुए अपने रेसिंग करियर का पहला विश्व खिताब हासिल किया। इस जीत के साथ उन्होंने लगातार 4 साल से चैंपियन रहे रेड बुल के दिग्गज ड्राइवर मैक्स जो है वेरस्टैपेन के दबदबे को समाप्त किया। तो इसमें भारत के गणतंत्र दिवस की आधिकारिक थीम क्या थी? देखिए यहाँ पर व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे इन 2026? नारी शक्ति, वंदे मातरम के 150 वर्ष, विकसित भारत 2024 और आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ भाई, आंसर पता हो कमेंट करते जाएं मेरे भाई। आप जानते हैं इन वीडियोज़ को तैयार करने में बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, इसलिए आप इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर करते रहें। ठीक है, यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है भैया वंदे मातरम के 150 वर्ष। जी हाँ, वंदे मातरम के 150 वर्ष ये मुख्य थीम थी। कब की? 2026 में भारत के गणतंत्र दिवस की आधिकारिक थीम क्या थी? कि वंदे मातरम के 150 वर्ष। जी हाँ, अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम के 2026 में 150 वर्ष पूरे हो गए। कितने? 150 वर्ष पूरे हो गए। और इसी ऐतिहासिक मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए 2026 के गणतंत्र दिवस की मुख्य थीम यही बनाया गया था। और अगर हम बात करें तो ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास, क्या नाम है उसका? आनंद मठ, जो कि कब लिखा गया था? 1882 में। तो यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक रहा। इस थीम के जरिए भारत के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता को सम्मानित किया गया। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, रिसेंटली विच राइट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर इंटरनेट का अधिकार यानी राइट टू इंटरनेट। ठीक है, मासिक धर्म स्वच्छता यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सोने का अधिकार यानी राइट टू स्लीप, हड़ताल का अधिकार राइट टू स्ट्राइक। तो भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग आपको आंसर मिल सकता है, लेकिन जो सही आंसर है वो आपको बताना। सही आंसर है भैया मासिक धर्म की मतलब धर्म स्वच्छता। जी हाँ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वच्छता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा के अधिकार के तहत एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार बताया। मेरे भाई आप सभी के लिए एक बड़ा ऑफर है जो मैंने आप लोगों को अवगत कराया। 149 में आपको पूरा जो है जीएस का जो पूरा कंप्लीट मटेरियल है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट मिलेगा और स्पेशल प्रैक्टिस सेट की सारी PDF वीडियोज, उसके साथ साथ आपको जितना भी मैंने मटेरियल कराया हुआ है, मॉर्निंग की करंट अफेयर्स हो, सब कुछ आपको मात्र 149 में मिला। तो ये ऑफ़र सीमित समय के लिए, इसको आप जरूर अवेल करें। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम बात करें तो न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को स्कूलों और कार्यस्थलों पर मुफ्त सस्ती सैनिटरी पैड और उचित स्वच्छता सुविधाएं जो है उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ठीक है, यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले जो मतलब गरीब घर की जो लड़कियां हैं उनको स्कूल ड्रॉप आउट से बचाने के लिए महिला सशक्तिकरण दिशा में एक जो है ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, चूँकि ऐसा मतलब बड़ा मिथ होता है। तो यहाँ पर आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली LNG डीलर ड्यूल फ्यूल
यानी डेमो ट्रेन का संचालन किस स्टेशन में शुरू हुआ? फ्रॉम विच स्टेशन वाज इंडियाज फर्स्ट LNG डीजल ड्यूल फ्यूल जो है डेमो ट्रेन लॉन्च्ड? साबरमती, नई दिल्ली, हावड़ा, चेन्नई सेंट्रल। जी हाँ मेरे भाई, यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। तो देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया साबरमती। जी हाँ, यह भारतीय रेलवे की कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण अनुकूल यातायात को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल है। ठीक है, ड्यूल फ्यूल प्रणाली का मतलब यह है कि ट्रेन डीजल के साथ साथ क्या होगा, LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस दोनों पर चलती है। ड्यूल फ्यूल का मतलब डबल फ्यूल, ठीक है, इस पर चलती है, जिससे जो है ईंधन की लागत और प्रदूषण दोनों में कमी होती है। इस ट्रेन का सफल परीक्षण और संचालन गुजरात के साबरमती रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, 2026 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द G7 समिट इन 2026? कौन किसमें? इटली, फ्रांस, जापान और कनाडा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस आपका सही विकल्प है। अगर हम बात करें तो कनाडा ने 2025 में 51वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, लेकिन अगर हम बात करें 2026 का तो 52वां जो G7 शिखर सम्मेलन है उसका फ्रांस में आयोजित किया जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो सही विकल्प होगा वो भैया होगा क्या? फ्रांस होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर यह दुनिया की 7 प्रमुख यानी G7 क्या है? दुनिया की 7 प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका। ठीक है, ये उनके प्रमुख हिस्सा है। और G7 की अध्यक्षता हर साल सदस्य देशों के बीच घूमती रहती है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर जो है नीतियां तय होती रहती हैं। चलो भाई आगे देखो। अगला क्वेश्चन जो है विश्व कैंसर दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? फिर इज वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व जो है ग्लोबली? देखिए यहाँ पर आंसर आपको बताना, उससे पहले भाई अभी तक का मैं आपके लिए एक बेस्ट जो है, चूँकि आप लोगों की डिमांड थी कि सर समय ज़्यादा नहीं है, बहुत मतलब आपके पास प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए मात्र 149 में आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा। तो इस ऑफर को अवेल करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के तुरंत डाउनलोड करें और तुरंत इसको परचेज करिए। ठीक है, और आप अपने GS की तैयारी के लिए हमारे साथ में लग कर रहिए, जिसमें हम मॉक टेस्ट आपको कराएंगे, स्पेशल प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसके साथ साथ मॉर्निंग में करंट अफेयर जारी और भी जितने भी मटेरियल अपने समय के अनुसार, इन सारी चीज़ों को आप अवेल करिए। अपने GS के लिए बिल्कुल बिंदास रहिए, बेहतरीन अवसर। यहाँ पर देखिए भैया जो सही विकल्प है वो है 4 फरवरी। जी हाँ, क्या सही विकल्प है? 4 फरवरी। यह दिन जो है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, ठीक है, कि एक वैश्विक पहल के रूप में मनाया जाता है। कैंसर के बारे में विश्व स्तर पर जागरूकता बढ़ाना, ठीक है, इसकी रोकथाम, पहचान, उपचार के आधुनिक तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करना, इसी के लिए कैंसर दिवस जो है विश्व स्तर पर मनाया जाता है। कब? 4 फरवरी को। यह दिन जो है सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों और व्यक्तियों को इस गंभीर बीमारी के खिलाफ एकजुट होकर कार्यवाही करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? हु इज द करंट CEO ऑफ नीति आयोग? यहाँ पर देखिए अमिताभ कांत, परमेश्वरन अय्यर, VVR सुब्रमण्यम, सुमन बेरी। आंसर करना मेरे भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है VVR सुब्रमण्यम। जी हाँ, अगर हम बात करें VVR सुब्रमण्यम जो है ये एक पूर्व IAS अधिकारी रहे। इन्होंने जो है परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नीति जो है आयोग का, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग जो कि भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है, जो देश की आर्थिक नीतियों एवं रणनीतियों को आकार देता है। यह योजना आयोग का नया रूप है। ठीक है, जो कि जिसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जिसको फॉर्मेशन कब हुआ है? 2015 में। भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया? ठीक है, राम विशुतार, विमल पटेल, चार्ल्स कोरिया, राज रेवाल। आंसर करना है सही विकल्प मेरे भाई। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है विमल पटेल जी। जी हाँ, अगर हम बात करें तो जो है यह संसद भवन सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का सबसे प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, अगर इसके प्रमुख वास्तुकार की हम बात करें तो हैं विमल पटेल साहब। इन्होंने डिजाइन तैयार किया है और इमारत त्रिकोणीय आकार है ताकि उपलब्ध जगह का जो है अधिकतम उपयोग हो सके। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें जो है तो यह एक आधुनिक
भूकंपरोधी और तकनीकी रूप से उन्नत इमारत है, जिसका जो इंटीरियर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक मोर, कमल, बरगद की थीम जो है क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है? नारी शक्ति बंधन एक्ट इज रिलेटेड टू हिच जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104, 105, 106, 107। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है जो है 106। जी हाँ, 106। अगर हम बात करें बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया गया है, आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान के 106 संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको पारित किया गया। यह ऐतिहासिक और दूरदर्शी अधिनियम लोकसभा तथा जो है सभी राज्य विधानसभाओं और मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33%, ठीक है, 33% सीटें आरक्षित करने का कानूनी प्रावधान है। ठीक है, तो ये है भैया। और अगर हम बात करें, ये विशेष रूप से अधिनियम भारत के नए संसद भवन में पेश किया गया और पारित होने वाला सबसे पहला विधेयक था, जिसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर माना गया। ठीक है, यह आरक्षण जो है व्यवस्था आगामी परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगी और संविधान के अनुसार जो आरंभिक रूप से 15 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके जो है जीआईसी अल्टीग्रेड 2025 के क्वेश्चन में आया हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 मेजबानी किस राज्य ने की? विच स्टेट होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और हरियाणा। ठीक है, आंसर करना मेरे भाई जो सही विकल्प है वो है क्या? बिहार। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रतिष्ठित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2025 संस्करण की मेजबानी आधिकारिक तौर पर बिहार राज्य को सौंपी गई, जो इस क्षेत्र में खेल बुनियादी ढांचे के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। देश के इस विशाल खेल आयोजन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर युवा और छिपी हुई खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। ठीक है, अगर हम बात करें खेलो इंडिया पहल भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक प्रमुख और जो है सफल कार्यक्रम है, जिसे भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए शुरू किया गया। बिहार द्वारा इस आयोजन की मेजबानी से राज्य में विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं का तेजी से विकास होगा और स्थानीय युवाओं को पेशेवर खेलों को अपने करियर के रूप में चुनने के लिए प्रबल प्रेरणा मिलेगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पर है प्रतिष्ठित 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस जोड़ी ने जीता? विच वेयर ओन द प्रेस्टिजियस 58th जापानीज अवार्ड? गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, अमिताभ घोष, दामोदर मौजी, जावेद अख्तर और स्वामी रामदेव, अरुंधति राय और रस्किन बॉन्ड। तो आंसर करना है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस जोड़ी ने जीता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, इससे संबंधित क्वेश्चन बना हुआ है। ये सही है आपका गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 58वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत के प्रकांड विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे पुराना और प्रतिष्ठित सम्मान है, जो भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के लेखन को दिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को जो है अनिवार्य करने का फैसला लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली मेड आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई आप जानते हैं ये क्वेश्चंस, ये वीडियोज बहुत मेहनत से बनती है। ठीक है, और आपके लिए तैयार किया जाता है, तो कृपया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर करते रहें, इसी तरीके से प्यार दिखाते रहें और अपने क्वेश्चन को आप ज़रूर लिखते रहें, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे तभी आपका ग्रोथ होगा। मेरे भाई कोई भी चीज़ आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ठीक है, तो मेहनत करते रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है ये है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बेनामी जो संपत्तियां हैं उनको खरीद फरोख्त की और भूमि धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो है आधार आधारित
प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है, यानी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इस नई व्यवस्था के तहत संपत्ति के खरीदार, विक्रेता और गवाहों तीनों को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, यह कदम संपत्ति लेने के लिए अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वास्तविक मालिकों और के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है। ठीक है, इससे पहले मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जो है संपदा 2.0 पोर्टल के माध्यम से इसी तरह का डिजिटलीकरण प्रमाणीकरण प्रणाली जो है शुरू की गई थी, लेकिन हालिया शासनादेश यह जो है यूपी सरकार की तरफ से आया हुआ है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष यानी एग्रीकल्चर ईयर घोषित किया है? ठीक है, विच ईयर हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज द एग्रीकल्चर ईयर? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप बताएं, यहाँ पर सही विकल्प बताइएगा मेरे भाई। तो देखिए, जो सही विकल्प है वो है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है ताकि राज्य में कृषि विकास की दर को बढ़ावा जा सके। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फोकस अगर हम बात करें तो इस पहल के तहत किसानों की आय को दोगुनी करने, आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग जैसे मतलब मॉडर्न फार्मिंग जो टेक है उसके उपयोग और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, डिजिटल जनगणना 2027 के तहत किस राज्य को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया है? अंडर डिजिटल सेंसस 2027 विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट फुली डिजिटल डाटा एंट्री स्टेट? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, चूंकि सेंसस इस समय चल रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है गुजरात। जी हाँ, डिजिटल पहल आगामी ये जो जनगणना शुरू हो गई है इसके लिए गुजरात जो है 100% डिजिटल डेटा प्रविष्टि यानी फुली डिजिटल डाटा एंट्री का लक्ष्य हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इससे जनगणना की प्रक्रिया तेज होगी और मानवीय त्रुटियां की गुंजाइश कम होगी और वास्तविक समय में जो है जनसंख्या डेटा उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतना जाने आप यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया? गुजरात, हरियाणा, मध्य राजस्थान और जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड 1250 करोड़ सपोर्ट फॉर गर्ल एजुकेशन अंडर द नमो लक्ष्मी स्कीम? देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है गुजरात। जी हाँ, क्या है? गुजरात। देखिए यहाँ पर गुजरात सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के राज्य बजट में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नमो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए 1250 करोड़ का बजट आवंटित किया है। ठीक है, अगर हम बात करें इस योजना का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर जो माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि ड्रॉप आउट दर को कम किया जा सके। ठीक है, योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं को उनके जो है स्कूली शिक्षा पूरी करने के दौरान 4 वर्षों में कुल 50,000 की छात्रवृत्ति किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? वेयर हैज इंडियन रेलवेज रिसेंटली डेवलप्ड इट्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन? जी हाँ, देखिए यहाँ पर गोरखपुर, नई दिल्ली, वाराणसी और इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, यहाँ पर 4 विकल्पों में से सही बताना मेरे भाई। सही है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, अगर हम बात करें जो सही विकल्प होगा वो होना चाहिए था पुणे, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये है भैया आपका यहाँ पर हाल ही में जो है भारतीय रेलवे के द्वारा क्या किया गया है, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए अर्जुन नामक, क्या नाम है उसका? अर्जुन, ये भी ध्यान रखना, अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड AI रोबोट जो है प्रणाली विकसित की गई। इस रोबोट को मुख्य रूप से रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF द्वारा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग और असामाजिक तत्वों की पहचान और निगरानी बढ़ाने के लिए तैनात किया गया है। ठीक है, यह रोबोट मोशन सेंसर, PTZ कैमरा और थर्मल इमेजिंग से लैस है, जो संदिग्ध गतिविधियों को
पकड़ने और यात्रियों के शरीर का तापमान मापने में सक्षम है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये ऐसा किया गया है कहाँ पर, पुणे में। ठीक है, यह रोबोटिक तकनीक भारतीय रेलवे के तकनीकी उन्नयन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर 2025 में महाराष्ट्र की किस शहर में सैनिटरी और बायोमेडिकल अपशिष्ट का 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण हासिल किया है। ठीक है, इन 2025 हिज सिटी ऑफ महाराष्ट्र अचीव 100% सेग्रीगेशन जो है कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सैनिटरी एंड बायोमेडिकल वेस्ट। पुणे, नागपुर, नासिक, कराड। आंसर करना मेरे भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है कराड। जी हाँ, कराड। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित कराड शहर ने 2025 में सैनिटरी बायोमेडिकल कचरे का 100% पृथक्करण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण हासिल कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है, कराड नगर परिषद स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार अपने बेहतरीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतती रही है। ठीक है, हम बात करें अगर तो यह 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शहर ने अत्याधुनिक इंसिनरेटर, ठीक है, और जीपीएस सक्षम कचरा संग्रहण वाहनों का प्रयोग किया है, जिससे खतरनाक कचरे का जो है सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन। 2025 में कोलकाता में इसरो प्रमुख वी नारायणन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, विच अवार्ड वाज गिवन टू इसरो चीफ वी नारायणन इन कोलकाता इन 2025? पद्मश्री, भारत रत्न, राम मोहन मिशन और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। जी हाँ, आंसर करने वाले भाई देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है राम मोहन मिशन पुरस्कार। क्या है? राम मोहन मिशन पुरस्कार। अगर हम बात करें इसरो ने वरिष्ठ वैज्ञानिक और द्रव नोदल प्रणाली यानी LPSC, क्या है? LPSC, जी हाँ, के निदेशक डॉक्टर वी नारायणन को कोलकाता में प्रतिष्ठित राम मोहन मिशन पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, उन्हें यह सम्मान भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, विशेष रूप से जो है क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी और चंद्रयान गगनयान मिशनों में उन्हें की जो है उत्कृष्ट और अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मणिपुर विनियोग विधेयक, ठीक है, यहाँ पर संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? इन विच ईयर वाज द मणिपुर अप्रोप्रिएशन बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट? ठीक है, यहाँ पर देखिए 2002, 2025, 2022, 2025, 2023, 2024। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है 2025। जी हाँ, अगर हम बात करें किसी राज्य में विशेष प्रशासनिक परिस्थितियों या राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के बजट खर्चों को जो है संसद द्वारा विनियोग विधेयक के माध्यम से पारित किया जाता है। अगर हम बात करें यह विधेयक मणिपुर सरकार को 2025 के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की संचित निधि से धन निकालने और विकास कार्यों में खर्च करने की कानूनी मंजूरी दे दी गई है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में किस संस्थान ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत के पहले AI+ कैंपस की घोषणा की है? इन जुलाई 2025 हिज इंस्टीट्यूशन अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट AI+ कैंपस इन अमरावती आंध्र प्रदेश। ठीक है, IIT मद्रास, NIT वारंगल, BITS पिलानी और IIT हैदराबाद। आंसर करो फटाफट मेरे भाई। जी हाँ, सही विकल्प है BITS पिलानी। जी हाँ, अगर हम देखें तो जो है BITS पिलानी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में भारत का पहला AI+ जो है कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है। यह परिषद पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और भविष्य की तकनीकी शिक्षा पर केंद्रित होगा, जो भारत को वैश्विक AI हब बनाने में मदद करता है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन है RBI के वित्तीय साक्षरता सप्ताह, ठीक है, 2025 का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ RBI फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है 2025? महिला और वित्तीय प्रौद्योगिकी, सभी के लिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि, वित्तीय समावेशन, भारत का विकास। ठीक है, यहाँ पर देखें सही विकल्प आपको बताना है। देखें सही विकल्प है वित्तीय साक्षरता। क्या है? वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि। जी हाँ, ये आपका सही विकल्प है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का मुख्य जो विषय रहा वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि। ठीक है, तो ये रखा गया था। अगर हम बात करें RBI वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष FLW, ठीक है, फाइनेंशियल, यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का आयोजन करता रहा है, ताकि आम जनता के बीच सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं और वित्तीय जागरूकता को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा सके। अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 में यह विशिष्ट
थीम जो है महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने, उन्हें डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने और सूक्ष्म निवेश के लिए प्रोत्साहित करने पर मजबूती से केंद्रित थे। ठीक है, इस अभियान के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए व्यापक जागरूकता शिविर और सेमिनार आयोजित किए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आज के इस क्वेश्चन के माध्यम से जो है विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं आपने वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा। और एक बार आपको पुनः थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है कि आज अपना 50,000 परिवार पूरा हो चुका है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।